बिजली पानी का बहरान, महंगाई से भी परेशान। ऐवान में अवामी नहीं सियासी मसलों पर बहस, जाए तो ये अवाम जाए कहां। आपकी जिल्द की रंगत आपकी तारीफ तो नहीं, रंगत की वजह से इम्तियाजी सलूक का सामना करे कैसे, खवातीन खुद को बाएतमाद बनाए कैसे, इस मामले पर होगी बात बहुत खुल के। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। बहुत शोर शराबा, बहुत सारे मौज़ूआत, लेकिन उसमें अगर कोई अच्छी खबर आए तो फिर उसको टॉप स्टोरीज के बाद टॉप पर लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एग्जैक्टली जो बड़ी ज़बरदस्त खबर है हमारे पास, पाक फ़ौज की मेजर जनरल निगार जौहर लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वाली पहली खातून है। इसी से मुतालिक हमने सोचा आज शो का आगाज़ करें। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी तैनात कर दिया गया है। इस पर उस्मान खान ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। अस्करी मैदान में नई तारीख रकम, मेजर जनरल निगार जौहर लेफ्टिनेंट जनरल का ओहदा हासिल करने वाली पहली खातून आर्मी ऑफिसर बन गईं। ISPR के मुताबिक सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी बनने वाली भी वो पहली खातून हैं। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर इस वक्त कमांडेंट मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी के ओहदे पर काम कर रही हैं। अहम संगे मील उबूर करने पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और सेनेटर फैसल जावेद की लेफ्टिनेंट जनरल निगार। ये मामला ऐसा था कि हमने सोचा कि पहले इसकी बात कर लेते हैं, क्यों ना करें। अचीवमेंट इसको कहते हैं, नाम बनाना, मकाम बनाना इसको कहते हैं, मेरिट इसको कहते हैं। तो ये वाकई एक अच्छी खबर है, लेकिन हम लोगों को उनकी जेंडर के तौर पर, उनकी हैयत के तौर पर, उनकी रंगत के तौर पर देखते हैं। आज हमें इसके ऊपर ख़ास तौर पर खुलकर बात करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ कामयाबी तो देखिए ये थी, कामयाबी तो ये है, लेकिन हम लोगों ने कामयाबी की अलग अलग और बड़ी वेग सी डेफिनेशंस भी बना रखी हैं। तो हम आज उसके ऊपर भी बात करेंगे और ज़रूर करेंगे, तफसील के साथ करेंगे। लेकिन चूँकि अब बात यह है कि आपको खबरें देनी होती है ना, बहुत सारी मालूमात देनी होती है, तो वो सिलसिला भी शुरू करते हैं। एग्जैक्टली जी, कोरोना से बचाव की हम बात करते हैं, रोज़ाना इस शो में बात करते हैं। उससे मुतालिक मास्क के इस्तेमाल पर हम बहुत जोर देते हैं। तो मास्क से मुतालिक तो बात होती है, लेकिन अगर ऐसा ड्रेस हो जो कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ दे तो फिर कैसा। यानी कोरोना फ्री फैब्रिक, किरण ये मुतारिफ़ कराया गया है भारत में। एक मारूफ डिज़ाइनर है और उन्होंने ये फैब्रिक मुतारिफ़ करवाया, और ये इस पर जब उन्होंने काम किया, ज़ाहिर है इसको WHO से उन्होंने अप्रूव भी करवाया। तो WHO की मंजूर शुदा लेबॉर्ट्री से तस्दीक के बाद इस फैब्रिक को अब पेश किया गया, और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस की वबा के फैलाव को रोकने में इसका एक अहम किरदार होगा, क्योंकि ज़ाहिर है जो फैब्रिक होता है उस पर कोरोना वायरस की एक लाइफ होती है। लेकिन इस फैब्रिक को इस तरीके से बनाया गया है कि इस पर जो कोरोना वायरस है वो ठहर नहीं पाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है आप मास्क पहनते हैं, यू जस्ट कवर योर फेस, हाफ ऑफ दैट, बट विद द ड्रेस यू कवर होल ऑफ द बॉडी। तो इसलिए ये फैब्रिक बहुत इससे अच्छा तस्वुर किया जा रहा है। लेट्स सी इसके आगे आने वाले दिनों में नताइज क्या आते हैं, बिकॉज अभी इसको लेबॉर्ट्री से इन्होंने अप्रूव तो कराया है। अच्छा, और इनका दावा इस सिलसिले में ये कि अगर इसको पहनने के बाद में आप घर के अंदर बाहर भी होते हैं तो फिर उसके बाद में कोई ये वाला टेंशन नहीं है कि कोरोना आपके साथ साथ आपके घर में जाएगा। अब मामला थोड़ा आगे भी जाएगा कि नहीं? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। आपने सुना होगा ना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आएगा ना आए, गाना चाहिए, बिल्कुल गाना गाइए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ठंडे ठंडे पानी से नहाइए। आपको पता है, अब तक अगर आप सोचते थे कि नहाएंगे ठंडे पानी से तो ही सुकून मिलेगा, डेफिनेशन चेंज हो रही है, फॉर्मूला चेंज हो रहा है भाई। क्योंकि अब अगर आप गुनगुने या गर्म पानी से नहाते हैं तो आप अपने आप को बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं। क्या बात है, नहीं जो गर्मी, मतलब इतनी गर्मी में भी अगर आपने हल्के फुल्के से गर्म पानी से नहाना है, आपके पास ऑप्शन भी वही होती है, कौन सा ऊपर टंकी में बर्फ़ डाल के आनी है, गर्म पानी आएगा, तो ऑटोमेटिकली हम गर्म पानी से ही नहा रहे हैं। एनीवेज, जनरल हार्ट में ये जो तहकीक है शाया हुई है, उससे मालूम हुआ है कि अगर हफ्ते में 1 या 2 बार के बजाय रोज़ाना ही नीम गर्म पानी से नहाया जाए तो इसके बड़े अच्छे असरात मुरतब होते हैं। स्पेशली जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहता है, विद दैट मेंटेनिंग ऑफ ब्लड प्रेशर आपको नींद अच्छी आती है, आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो जाती है। तो हमने बात कर ली है कि गर्म पानी, अब अगर नीम ये ना हो आप उबलता पानी डालें, नीम गर्म पानी। आजकल आप जैसे टैप खोलते हैं तो गर्म पानी आता है, तो फिर घबराना नहीं है, नहाना है। ज्यादा टैप खोलें तो ज्यादा पानी आता है, या ज्यादा गर्म भी आ सकता है, और ज्यादा गर्मी तो ज्यादा गर्म पानी आता है। चलिए, ये तो हमें पानी खेल लिया, अब हम नासा खेल लेते हैं। अमेरिकी खलाई इदारे नासा, इनकी खबर आपके सामने रखते हैं।
कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एक खास हार तैयार किया है जो कि आपको रोकेगा कि आप बार बार अपने चेहरे को हाथ ना लगाएंगे। कहा जाता है नाक मुंह इसको छूने से गुरेज किया जाए। नासा के मुताबिक जिस शख्स ने गले में ये हार पहना वो कोशिश करेगा कि वो बार बार अपने फेस को टच ना करे। करीब अगर लेकर जाएगा तो ये वाइब्रेट हो जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है, वो वाइब्रेट होगा। शुक्र है करंट नहीं लगाएगा, सिर्फ वाइब्रेट ही होगा। वरना हमने तो करंट वाली खबरें भी शेयर की हुई हैं आपसे। एनीवेज जी, चेहरे को करंट अफेयर्स उसको भी जरा से टच कर लेते ना, उसके बाद भी कर लेते। ओके, बहुत जरूरी है किरण, क्योंकि टॉक ऑफ द टाउन है कल की जो स्पीच है इमरान खान साहब की। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उन्होंने, इमरान खान ने ऑपोजिशन को साफ साफ बता दिया है कि -1 करवा लीजिए तब भी आपकी बचत नहीं है। कौमी असेंबली से उन्होंने खिताब किया, बहुत कुछ बहुत खुल के कहा। हम आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक नौकरी कर रहा है किसी दुबई की कंपनी के लिए। जमहूरियत में तो खैर ये तस्वर है ही नहीं, किसी बनाना रिपब्लिक में भी मुझे इसकी मिसाल दे दो। तनख्वाह नहीं मिल रही थी, वो कोई और चीज मिल रही थी। इनको डर लगा हुआ है, जिस तरह अभी हमें दुबई से चीजें मिल रही हैं कि तनख्वाह क्यों मिल रही थी। वो एक मेरी बड़ी अच्छी थियरी है इस तरह के लोगों के लिए, माइंड ओवर मैटर। क्योंकि मैं माइंड नहीं करता ये, क्योंकि ये मैटर नहीं करता। इनको सबको डर लगा हुआ है कि जितनी देर ये गवर्नमेंट रहेगी, इसलिए जल्दी में किसी तरह गवर्नमेंट चली जाए, किसी तरह इनकी चोरी बच जाए। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कहती कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता। आप आज हैं कल नहीं है, आप आज हैं कल नहीं है। सारे अपने खर्चे बर्दाश्त करता हूँ स्वाइट ट्रैवल के और सिक्योरिटी के। मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे कभी फिक्र ना हो अपनी कुर्सी छोड़ने की। पार्लियामेंटेरियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए। हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नहीं गिरा सकता जब तक कि हम अपने नजरिए पे खड़े रहें, अपने प्रिंसिपल। ये सारा शोर मचा हुआ कि किसी तरह बस 6-7 लोगों को इमरान खान कह कि जी फिक्र ना करो, मैं NRO आपको दे दी। ये चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। तो वज़ीर आज़म कर रहे थे कुछ सियासतदानों की बातें, कुछ सियासी सी बातें, तो इसी सब के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारा साथ अब देंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम किरण, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खालिद साहब बिल्कुल ठीक ठाक। इतने सारे दिन हो जाते हैं ना, आप बिल्कुल हमें वक्त नहीं देते। खालिद साहब, ये वक्त की क्या अदा है? ये -1 का फॉर्मूला बड़ी जल्दी इस इक्वेशन में आके लग गया है। मैं इमरान खान साहब की बात कर रही हूँ। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है या ये सिर्फ ऐसे ही बातें हैं, यूं ही हैं, बस सियासी हवाएं चलेंगी और फिर रुक जाएंगी? देखिए जी, -1 का मतलब ये होता है आप एक इन हाउस चेंज लेके आते हैं। यानी आपने पार्टी वही रहती है, वही पार्टी बरसर इक़्तिदार रहती है, जो उसका हेड है वो तब्दील हो जाता है। माजी में हमारे सामने 2-3 इसकी मिसालें हैं। मसलन ज़फ़रुल्लाह जमाली जो है वो -1 हुए। उनको उनकी पार्टी जो है वो उन्होंने कह दिया कि जी आप इस्तीफा दे दें, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह पे कुछ दिन चौधरी शजात जो है वज़ीर आज़म रहे और उसके बाद फिर जो है वो शौकत अजीज साहब तशरीफ ले आए। अच्छा, इसी तरह से 2 -1 हमने और देखे हैं। एक यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो माइनस हुए और उनकी जगह उन्हीं की पार्टी के राजा परवेज अशरफ आ गए। और बाद में फिर नवाज शरीफ जो है वो माइनस हुए और उनकी जगह शायद खाकान अब्बासी आ गए। तो गोया 2 सूरतें होती हैं, या तो ये है कि वो जो पार्टी उनकी है वो उनको हटा दे और पार्टी का एतमाद ना रहे और कोई मुतमादद की आदत आ जाए, या फिर वो किसी नाअहली से 2-4 हो जाए, जैसे यूसुफ गिलानी हुए, जैसे नवाज शरीफ हुए। फिलहाल तो कोई ऐसी शक्ल नजर नहीं आती। इमरान खान की खदकाश का कोई और लीडर जो है वो उनकी पार्टी में दिखाई नहीं देता। कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिसके गिर्द लोगों को जमा किया जा सके। और इस तरह से वोट तब्दीली का मामला भी नहीं बनता। नाअहली की भी कोई ऐसी सूरत नहीं है जो बड़े से बड़ा उनके खिलाफ केस चलाया जा सकता था, वो सुप्रीम कोर्ट में चलाया जा चुका है। उनके फ्लैट्स के, ऑफशोर कंपनी के और बनी गाला की जो उनकी फिर क्यों कह रहे हैं जायदाद है उसके हवाले खुद क्यों कह रहे हैं, फिर क्यों कह रहे हैं? अच्छा, आप खुद उनके जो कहने की बात है वो यही है कि जिस तरह से ये बातें चल रही थी और फिर थोड़ा सा उसमें किरण हमें सदाकत इस हवाले से भी लगती है कि आप ये देखें कि पूरा जो ये 1 साल है
इस एक साल में 5 दिन वजीर आजम इमरान खान जो है वो तशरीफ लाए हैं कौमी असम्बली में, और उन 5 में से 4 दिन ये थे, ये जो बजट के दिन थे। इसमें बड़ा अजीबोगरीब और बड़ा मुख्तलिफ वजीर आजम इमरान खान हमें दिखाई दिया, जो वहाँ पे असम्बली के अंदर भी आ रहे हैं, वहाँ पे लोगों से मुलाकातें भी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी मुलाकातें हो रही हैं, और वहाँ पे जो उनका चैम्बर है उसमें भी वो मुलाकातें कर रहे हैं लोगों से, वफूद की शक्ल में भी, इंडिविजुअल भी। तो इतनी जो एक्टिविटी है वो यकीनी तौर पे ये बताती है कि कुछ ना कुछ सूरत हाल तो ऐसी थी, कुछ खदशात तो थे। अच्छा, उसमें फिर आप देखें फवाद चौधरी साहब जो है उनका इंटरव्यू अगर आपको याद हो, बिल्कुल खातिर कुछ बात उन्होंने उठाए, फिर एक इत्तेहादी पार्टी उनकी छोड़ के चली गई, एक इत्तेहादी पार्टी जो है उसने पहले अपना वजीर विड्रॉ किया और बाद में राजी होकर मुश्किल से वजीर लेके आए। एक इत्तेहादी पार्टी जो है उसकी हालत ये है कि ऐन उस दिन जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने अपना इशाइया रखा हुआ था और उनको दावत दी, तो उस दिन मुस्लिम लीग काफ वाले जो है उन्होंने अलग अपना इशाइया जो है अपनी दुकान अलग सजाई हुई थी। फिर उनके तहफुजात जो है वो भी सामने आ रहे हैं, वो बहुत से मामला में कह चुके हैं, और इस हुकूमत में उनको ये खदशा है कि उनको निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने नैब के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 दरखास्तें दायर की है। तो ये सारी ऐसी चीजें जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं को गड़बड़ हो सकती है, लेकिन वाक़ई नजर में मुझे इस वक्त कोई ऐसी पोजीशन इमरान खान साहब के हवाले से ऐसी खतरनाक दिखाई नहीं देती। और न तो पार्टी के अंदर कोई इस किस्म का ऐसा सिलसिला है, न अक्सरियत खोने का मामला है। और फिर देखिए, अक्सरियत अगर खोएंगे तो दूसरे लफ्जों में फिर ये असेंबली टूटेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। इसका मतलब इन हाउस वाली तो बात ही नहीं है। दूसरी जानिब जो लोग बैठे हुए हैं उनके इत्तेहाद का ये आलम है कि खुर्शीद शाह को स्पीकर का वोट दिलवा दिया पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से, लेकिन जब वजीर आजम का वोट देने की, शहबाज शरीफ को वजीर आजम का वोट देने की बारी आई तो वो बाइकाट करके बैठ गए, जी शहबाज शरीफ की जगह कोई और बंदा ले आए तो वोट दे देंगे, वरना वोट नहीं देते। इसी तरह से उन्होंने सदारती इंतखाब के मौके पे भी एतजाज की शक्ल में अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। तो इत्तेफाक कहाँ है वहाँ पे? ये ऑपोजिशन ही है, अलग अलग लोग खड़े हुए हैं, बस बिल्कुल ऐसे लगता है। ये बताइएगा, अभी भी ना एक जो आम आदमी है वो यही सवाल करता है कि अगर मौजूदा हुकूमत बहुत ज़्यादा बेहतर कंट्रोल का मुजाहरा नहीं कर पा रही मामलात पर, कहीं के भी मामलात हो, मुल्क के अंदर हो, सरहद के आसपास हो, मुख्तलिफ ममालिक के साथ हो, इंडस्ट्रीज़ की बात हो, तो अगर तो ये काम नहीं ठीक से हो पा रहा तो इमरान खान साहब को देखकर पूरे पाकिस्तान ने वोट दिया है। खान साहब के ऊपर, उनके नाम पर, उनके चेहरे पर वोट दिया है, उनकी कारकर्दगी को, उनके काम को, उनके बयानात को देखते हुए दिया है। अब इस सबके साथ साथ अगर ये कह रहे हैं वो खुद, या उन पर तनकीद की जा रही है -1 की, तो फिर पीटीआई ने कुल्ली तौर से अगर देखा जाए तो मसाइल तो पार्टी की तरफ से आए, तो फिर इमरान खान साहब का नाम क्यों? अच्छा किरण, बच के रहिएगा, अगर आपके ये रिमार्क कहीं नजर आ गए ना सोशल मीडिया पे, तो आप पे फौरी तौर पे फिर लिफाफे का इल्जाम लगते हुए देर नहीं लगनी है। नहीं, मैं तो सीधे कह दूंगी मुझे लिख के दिया था। उनसे तो पूछे तो वो कहते हैं आप अगर पिछले दिनों के फैसल जावेद साहब के, बाबर अवान साहब के और बाकी जो लोग हैं उनके अगर आप जो है वो ट्वीट्स देखें, उनके पैगामात देखें या टीवी के ऊपर उनके शॉर्ट्स देखें, तो कहते हैं कि जो कुछ 2 साल में हमने किया है पाकिस्तान की 70 साल तारीख में, वो तो अपने किया ही नहीं है। हर कदम को यही जस्टिफाई करते हैं कि माजी में कभी भी नहीं हुआ, जो कुछ हुआ हमने किया। और करंट सिनेरियो में हमारे पास ये मार्जिन है, हम कहते हैं कि हम फैसल वावड़ा साहब के साथ खड़े हैं, उनके अप्रोच के साथ खड़े हैं। वो भी बड़ा सख्त किस्म का अप्रोच आया कल। हाँ नहीं, लेकिन मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ वो ये है कि कारकर्दगी का कोई मामला जो है वो वाकईतन ऐसा है, लेकिन उसके बावजूद तब्दीली के लिए मेरी समझ के मुताबिक आपको जो है वो इंतजार करना हो। या फिर कल अगर आपकी नजर पड़ी हो तो जो अली मोहम्मद खान साहब जो एक संजीदा आदमी है, उनका ट्वीट जो है वो देखे, उन्होंने कहा कि जो लोग -1 की बात करते हैं वो याद रखें, इमरान खान माइनस हुआ तो जमहूरियत भी साथ ही जाएगी। अब वो बड़ी खतरनाक बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि जी अगर आपने इस सेटअप को छेड़ने की कोशिश की तो फिर जमहूरियत आपको दिखाई नहीं देगी। दूसरे लफ्जों में वो मार्शल का खदशा जाहिर कर रहे हैं। और मतलब मैं ही समझता हूँ कि हमारी फौज जो है उसको तो बहुत से चैलेंजेस का वैसे ही सामना है, वो आपकी मदद कर रही है सारे मामला में, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का मामला हो, कोरोना से लड़ना है, जो भी मामला है वो उसके, और वो मुकम्मल नहीं हो सकती इस तरफ। लेकिन अब आपके वजीर साहब जो है वो इशारा कर रहे हैं
कि वो लोगों जो तब्दीली की बात कर रहे हो और -1 चाहते हो, याद रखो मार्शल्लाह आ जाएगा। उस सियासी रवैये का मुजाहरा कर रहे हैं। कुछ सियासी बयानात सियासी आदत से होती है ना, वो सामने नजर आ जाती है। इनकी तरफ से आ जाना हैरत है। बिल्कुल जरूर दें, सियासी बयान देने चाहिए, सियासतदान, लेकिन इतना हार्ड स्टैंस ना हो, वो इस कदर रिवायती भी ना हो। एग्जैक्टली। खालिद साहब शुक्रिया खालिद साहब, थैंक यू सो वेरी मच। साथ मौजूद थे आप। बढ़ते हैं, तो हम पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से बात कर रहे थे और तज्जिया ले रहे थे। बढ़ते हैं आगे, भारत की बात कर लेते हैं कि भारत क्या कर रहा है। आपको पिटाई तो याद ही है, कुछ दिन पहले लद्दाख में जो पिटाई उनकी हुई है, वैसे तो उनकी पिटाई, धुलाई, ठुकाई जो कहें कम है, बिल्कुल कम है, लेकिन जो उन्होंने किया है वो वाकई बहुत कम है। यानी जो भारतीयों ने किया है वो बहुत ही कम है। लेकिन वो बता तो ऐसे रहे ना, इतना कुछ किया है। उनका क्या, वो ऐसे ही बताते रहते हैं। और टिकटॉक समेत वो कहते हैं तकरीबन 60 ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिन पर उन्होंने पाबंदी आयद कर दी। हमने कल भी इससे मुतालिक खबर शेयर की थी। और जाहिर है जब हम कहते हैं छोटी सी काविश, तो किरण VPN डाउनलोड हो जाता है 10 सेकेंड्स ओनली। तो आई डोंट नो बेवकूफ़ उन्होंने किसको बनाया है, अपने आप को बनाया या आवाम को बनाया है। आईने के सामने खड़े हो के आंखें बीच के बंद कर लो, कुछ नजर नहीं आता। एग्जैक्टली जी। और अगर उनकी मीडिया की बात कर लें, स्पेशली अर्नब गोस्वामी की बात कर लें, तो जिस तरह वो कहना चाहिए कि सपोर्ट कर रहे हैं मोदी को और उनके इस इक़दाम को, वो देखकर मैं तो हंसता हूँ। थोड़ा सा आप भी हंस लीजिए। एनीवेज चलिए जी, ये तो हम बात कर रहे थे भारतीय इस स्टेप की। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे विद अस। हाजिर हैं ब्रेक के बाद। काम कोई छोटा नहीं होता, बुरा नहीं होता। मेहनत करें तो लोग उसको सराहते भी हैं, पसंद भी करते हैं। और आप मेहनत यूँ भी करते हैं कि आपके साथ साथ आपकी फैमिली कहीं सफ़र नहीं करे। हम आपको याद दिलाएं थोड़ा सा, बॉलीवुड स्टार आमिर खान के साथ भी गुलाम में काम करते दिखाई दिए थे एक भारतीय अदाकार, जावेद हैदर इनका नाम है। छोटी उम्र से ही इनको हमने बॉलीवुड मूवीज़ में देखा। उसके बाद में वक्त गुजरता गया, काम जैसे जैसे इनको मिलता गया ये करते गए। लेकिन अब चूँकि कोरोना आ गया है, फिल्मों में बन नहीं रही हैं, शूटिंग्स हो नहीं रही हैं, तो इनको देखा गया अपने टैलेंट का इजहार करते हुए और सब्ज़ी बेचते हुए। सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोस आई, वो वायरल हो गई। लोगों ने उनको सराहा, शेयर किया कि देखिए तो सही। टिकटॉक के लिए इन्होंने ये बनाई थी वीडियो और फिर उसके बाद में इनकी इस एफ़र्ट को बहुत पसंद किया गया है। और ये कहा गया है कि अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, टिकटॉक अकाउंट पर 1 लाख से भी ज़ायद फॉलोअर्स हैं इनके, और इस वीडियो को 17 लाख से भी ज़ायद बार देखा जा चुका है। ये इस नौयत की इनकी पहली वीडियो नहीं है, इससे पहले भी वो ऐसे कई वीडियोज़ बना चुके हैं। लेकिन ये तो इनका एफ़र्ट था और ये इनके यहाँ टिकटॉक का इस्तेमाल था, जिसको क्या अब इंडियंस बंद करने जा रहे हैं। इसका एक और पहलू ये भी है कि जहाँ जहाँ पर शूटिंग्स होती थी, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सा लोगों को काम मिलता था, वो उनके लिए बहुत बड़ा माना जाता था। वो सब सफ़र कर रहे हैं, वो चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दूसरे कंट्रीज़ हो, चाहे दूसरे इंडस्ट्रीज़ हो। ज़बरदस्त जी। आगे बढ़ते हैं। एक खबर फ्रांसीसी हसीना से मुताल्लिक, उनकी महारत आपके सामने है जी। फ्रांसीसी हसीना, भाई हसीना मान जाएगी, सुना था। ये फ्रांसीसी हसीना है। ये किरण ने सारे फुटबॉलर्स को हैरान कर दी है। शी इज़ ऑफ 20 years old और ये फुटबॉल को पैरों और सर पर ऐसे उछालती हैं, ऐसे शानदार करतब दिखाती हैं कि देखने वाले फिर तारीफ भी करते हैं। शोएब अटकना तो बनता है, अटकना तो बनता है, बिल्कुल नहीं अटकी। ज़बरदस्त जी। यूएना डिवेलियर ज़बरदस्त इन्होंने ये वीडियो इनकी शेयर की है, इस पर तो हम बात कर रहे थे। अब ज़रा वापस आ जाते हैं। ये अच्छी अच्छी खबरें शेयर कर ली, लेकिन कुछ दुख की खबरें भी होती हैं। और वो दुख की खबरें कराची वालों के लिए क्या है, हम रोज़ाना बात करते हैं कराची के मसाइल से मुताल्लिक। लेकिन अगर हम कराची के इलेक्ट्रिक इदारे की बात कर लें तो उससे मुताल्लिक ज़ाहिर हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि कहा यह था कि 12 से सुबह 7 तक लाइट जाएगी नहीं। ईमान से बताएं, लाइट थी क्या रात को? और जहाँ लाइट थी वहाँ वोल्टेज था ठीक? ये भी दुरुस्त सवाल। ये प्रॉब्लम है। 3 बार गई थी लाइट, वैसे आपस की बात है। 2 बार। चलिए जी, ये तो आप इमेजिन मेरे इलाके में 2 बार। और उसके बाद में जो मैंने कांटेक्ट करके लोगों से पूछना शुरू किया, और फिर उसके बाद में सब अपना फेसबुक देखते हैं, किस किसने स्टेटस अपडेट किया,
जो उन्होंने लिखा मैं नहीं बयान कर सकती, लेकिन शिकायत यही थी कि बिजली नहीं है और अगर है तो वोल्टेज ठीक नहीं। ये तो सिर्फ बिजली की बात है, अदरवाइज भी कराची में ज़ाहिर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। और जब हम कराची के मसाइल की बात करते हैं तो हमें याद आ जाते हैं वो दावे जो इलेक्शन ईयर में लोगों ने किए थे, यानी उस वक्त के उम्मीदवार, अब के हुक्मरान, उन्होंने दावे किए थे, वो चाहे MNA हो चाहे MPs हो, चाहे MNA का काम नहीं भी है तब भी दावे उनकी तरफ से थे हम मसाइल हल करेंगे। अब कराची के मसाइल की अगर हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ इलाकों में हमारे नुमाइंदा खुर्शीद आलम गए थे और वहाँ से जाकर लोगों से बात की कि अब मसला उनका सुलझा है नहीं सुलझा, उनकी उम्मीद थी लेकिन वो उम्मीद उनकी पूरी हुई नहीं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि इस वक्त कराची शहर के मसाइल हैं क्या। पाकिस्तान में हुकूमतें तो बदलती रहीं, अवाम के मसाइल हल ना हो सके। अवाम को अपने मुंतखब नुमाइंदों से क्या शिकायत और क्या तवक्कुआत हैं जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। सड़कें हैं तो यहाँ तालाब का मंजर है, बहुत बुरा हाल है यहाँ का। यहाँ लोग कैसे रह रहे हैं ये लोग खुद जानते हैं। हर चीज़ से परेशान है, इतना तब बिल आ रहा है, सबको पानी की टेंशन है, हर चीज़ की टेंशन है। और अभी तो कोरोना है उसमें तो कुछ ज़्यादा ही परेशान है। बिजली तो ये है कि कभी सारा दिन नहीं होती, सारी रात भी नहीं होती। बिजली का भी बहुत परेशानी है, 3 घंटा 1 घंटा लाइट होती है तो 3 घंटा नहीं होती है लाइट। ना रोड बन रहा है, ना पानी है, ना देखो ना बिजली की भी परेशानी है, गैस की भी परेशानी, किस किस की नहीं परेशानी है। तब्दीली मिली है ना, ख्वार हो रहे हैं। आज तक कोई भी यहाँ पर नहीं आया, ना MP हमें नज़र आता है, ना यहाँ का MNA नज़र आता है, कोई नज़र नहीं आता। लाइट के लिए लोग परेशान है, पानी के लिए अभी बारिशों में जो हाल होगा यहाँ पर। बिल्कुल लाइट नहीं आती। गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए। ऑनलाइन क्लासेस बच्चे कैसे लेंगे, लाइट ही नहीं होती सारा दिन। सुबह ही लाइट चली जाती है, 2.5 घंटे 3 घंटे की 4 दफ़ा लाइट जा रही है। और हमारे मसले मसाइल तो कोई भी हल नहीं करेगा सिवा अल्लाह और रसूल और नबी के अलावा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले अवाम को शिकायत हैं तो उन सियासी जमातों से जिनको वो मुख्तलिफ मौक़े पर वोट देते रहे मगर अवाम की तकदीर न बदल सकी। अब ये सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि वो जमहूरी अमल से अवाम का एतमाद ख़त्म न होने दें। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। तो जैसे खुर्शीद बता रहे थे कि हालात न बदले, बिल्कुल ऐसा ही दूसरे शहरों में भी है। सिर्फ सियासी चेहरे बदल रहे हैं, हालात जूं के तू हैं। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का मसला संगीन शक्ल इख्तियार करता चला जा रहा है। अब शहरी किस अजियत से दो चार है, अब्दुल अहद इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। तब्दीली सरकार को इक़्तिदार में आए 2 साल से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। ऑपोजिशन में बैठकर तनकीद करने वालों ने खुद कितनी कारकर्दगी दिखाई और क्या फैसलाबाद के शहरियों के मसाइल हल हुए, आइए जान लेते हैं। टोटल A to Z जो गलियां हैं ना, ये सारी पानी से भरी हुई हैं। हुक्मरान को बनाया गया था कि तब्दीली आएगी, लेकिन तब्दीली ये आ गई है कि पानी 2-2 फुट खड़ा है। एक तो कोरोना ने तंग किया था, दूसरा ये पानी ने तंग कर दिया है। तो ये उससे भी बड़ा कोरोना है, इससे जरासीम नहीं बनते। कोई भी मसला नहीं हल हो रहा, ठीक है। ये पूरे बाजार डूबे हुए हैं लेकिन इनको वोट डालने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ बोर्ड लिया, बोर्ड लेके दफ्तरों में बैठ गए, अपने घरों में बैठ गए। कोई इस्लामाबाद बैठा हुआ है, कोई लाहौर बैठा हुआ है, कोई नज़र ही नहीं आता। तब्दीली आपके सामने है, ये आज 15 दिन हो चुके हैं। अब वहाँ बिल्कुल ज़रीलो ख़बार हो रही है। पिछले दिनों MP MNA भी आए थे लेकिन वो सिर्फ देखने की हद तक है, देख के चले जाते हैं। दरख्वास्तों पे भी कोई अमल नहीं है। कुछ लोगों के घरों में ऐसी दरारें आ चुकी हुई हैं मकानों में पानी खड़ा होने की वजह से। उसके बाद सिर्फ घरों में, बच्चे भी बिल्कुल घरों में रह गए हैं। अभी 1 माह हो गया इसको पानी को, कोई भी नहीं आया इधर। हमने पाक इमरान खान को वोट दिया था हमारे मसाइल हल होना, कोई हल नहीं मसाइल हो रहा। गंदा पानी है, इतनी स्मेल आ रही है इसके। कोरोना, यही कोरोना बना हुआ है इधर। तो फैसलाबाद के हर गली मोहल्ले में खड़ा सीवरेज का पानी और उससे उठती बदबू तब्दीली के नारे पर वोट लेने वालों की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। शहर शहर क्या मसाइल हैं, इसकी निशानदही आज हम कर रहे हैं। लेकर चलते हैं आपको पेशावर, और यहाँ पर महंगाई का मसला है। शायद खुरनोशी कीमतों में इजाफे से शहरियों पर क्या असरात मुरतब हुए हैं, और वो सवाल करते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ अपना काम क्यों नहीं कर रही। साद बिन अवैस इस मामले में हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। महंगाई का तूफान पेशावर के बाजार भी इसकी लपेट में है। कौन कौन सी अशिया को पर लग गए, आइए आपको बताते हैं।
हर चीज़ महंगा है, दाल चीनी हर चीज़ दवाई रोज़ाना महंगा हो गया, रोज़ाना सस्ता नहीं है, रोज़ाना महंगा हो गया। तनख्वाह इतना है नहीं और इधर सारा चीज़ महंगा हो गया है। जो बजट इन्होंने पेश किया है आवाम को कोई रिलीफ नहीं है, बल्कि उन पे और मज़ीद बोझ हैं। खुर्दनोश की कीमतें तो ऐसी रोज़ बरोज़ घंटे के बाद उनका रेट बढ़ता रहता है, कोई कंट्रोल सिस्टम है ही नहीं। महंगाई ने शहरियों की चीखें निकाल दी हैं। शहरियों की फरियाद है कि आवाम को कुछ हद तक तो रिलीफ फराहम किया जाए। क्वेटा की बात कर लेते हैं। यहाँ तवील लोड शेडिंग है और इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हैं कि जो सामने आके शहरियों के खड़े हो गए। पानी की किल्लत भी एक बड़ा मसला है। इसी सारे मामले के ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे आसिम खान। गर्मा के दौरान कोयटा में जहां तवील लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना रखी है, वहीं शहरियों के लिए पानी की किल्लत एक नया मसला बन गया है। लोगों की इस बारे में क्या राय है, आइए उन्हीं से जानते हैं। बिजली का भी मसला हो गया, यानी घंटे दो के बाद बिजली भी चला जाता है। इधर थोड़ा बहुत बर्मे में ही पानी आता था, फिर उसका भी तकलीफ हो जाता है। क्यों, जब बिजली होएगा तो पानी आएगा ना। पानी नहीं आता घर पर, बिजली वगैरह 7 दिन नहीं होती इधर, हम लोग दूर से पानी भरने यहाँ पर आते हैं। हुकूमत की जानिब से कोयटा के शहरियों को पानी की फराहमी के कई मंसूबे शुरू किए गए, मगर आज भी शहरी पानी के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। कैमरामैन जफर बलोच के साथ आसिम खान, समा, कोयटा। तो अवाम परेशान है और अवाम की जब हम बात करते हैं तो वो हर शहर के अवाम परेशान है। चलिए अवाम परेशान है तो हम ये सोच लेते हैं कि जो नुमाइंदे हैं वो उनके मसाइल की निशानदही करते होंगे अवान में, वो उनसे मुतालिक बात करते होंगे। वो जब भी अवान में जाते होंगे वो ज़रूर पानी का मसला उठाते होंगे, बिजली की बात करते होंगे, सीवरेज लाइन्स की बात करते होंगे, यानी जो महंगाई है उसका तस्करा करते होंगे। किरण, क्या ऐसा है? ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जो सियासी मामलात हैं ठीक है वो सब भी चलते रहते हैं, वो सुलझने के बजाय मज़ीद उलझते चले जा रहे हैं। और फिर इस सब में मसला ये भी है कि अवाम पूछते हैं कि जो अपोजिशन है उसने क्या किया करके गए अब तक, और जो अब मौजूदा हुकूमत है आखिर वो क्या करते रहे हैं इस सारे के सारे सिलसिले में। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कौमी असम्बली इजलास में कहा कि हमें आपस की लड़ाइयों से अब आगे निकलना चाहिए। अब अवाम हमें आपस में लड़ता नहीं देख सकते, हमें उनके लिए मिलकर काम करना चाहिए, हमें मिलकर इस्लाहात पर बात करनी चाहिए। पिछले दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद के जवाब में मुराद सईद उन्हें ऐवान में चैलेंज करते रहे। सारा माहौल क्या बना था, फवाद चौधरी ने क्या कहा, ये कितना इम्पोर्टेंट है, हम ज़रा पहले उनकी गुफ्तगू आपको दिखा देते हैं। हमने अपने पुराने सेठों के ऊपर, सरमायादारों के ऊपर काफ़ी खर्च कर लिया, हमने उनको बहुत सब्सिडीज़ भी दे ली हैं, हमने अपने उन लोगों को बहुत बरात भी दे ली है। लेकिन अब वक्त ये है कि हम अपने नौजवानों को अपना फोकस करें। अगला ये जो साल होगा इसमें हम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मिनिमम कॉमन एजेंडा तय होना चाहिए, और एक मिनिमम कॉमन एजेंडा में हमें रिफॉर्म्स, हमें जुडिशल इस्लाहात करनी चाहिए, हमें नैब के लॉ में इस्लाहात करनी चाहिए, हमें दूसरे जो कंट्रोवर्शियल इशूज़ हैं, NFC अवार्ड है, उनके ऊपर मिल करके इस्लाहात करनी चाहिए। और ये एग्जैक्टली ये अवामी राय भी है, अवाम भी यही चाहते हैं, वो भी यही सोचते हैं कि हमारे नुमाइंदे इस पर बात करें कि हमें आगे बढ़ना है, अवाम पे इन्वेस्ट करना है, मसाइल को हल करना है, लड़ाई छोड़कर आगे बढ़ना है। ये वक्त लड़ने का नहीं है, वैसे कोई वक्त भी लड़ने का नहीं होता। चले सियासत का वक्त, सियासत का माहौल, सियासत का मौसम हर वक्त सही, लेकिन एटलीस्ट आगे तो बढ़ना है, आगे तो बढ़ना है। ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी में उनका कोई हम ख्याल है भी या नहीं, मामला अब सारा इसके ऊपर आके टिका है। हम इसी सारे सिलसिले में बात करेंगे। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंवल शोजब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये फरमाइएगा, फवाद चौधरी साहब तो मिलकर काम करने का मशवरा दे रहे हैं, फिर ऐसे में मुराद सईद आते हैं, वो चैलेंज कर देते हैं। वज़रा का ये अंदाज, कभी अपोजिशन और कभी हुकूमत मिलकर काम भी करेंगे, कुछ हो पाएगा? देखिए जी, दोनों अपनी जगह ठीक है। फवाद चौधरी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर सीरियसली आवाम के इश्यूज़ को ज़हन में रखा जाए और पार्लिमान का जो एक तकद्दुस और तौक़ीर है उसको बढ़ाने की बात की जाए,
और वहाँ पर पर्सनल ग़ुलामी ना की जाए उन लोगों की, उन अहबाब की, उन लीडरान की, सो कॉल्ड लीडरान की, या अपने उन आकाओं की जिनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं। अवाम के इश्यूज़ पे अगर बात की जाए तो उसमें जितनी लॉ मेकिंग हमें चाहिए, जितनी लेजिस्लेशन हमें चाहिए, उसके लिए दोनों बेंचेस को, ट्रेजरी बेंचेस को भी, अपोजिशन बेंचेस को कंसेंसस डेवलप करना चाहिए और बहुत सारे इश्यूज़ पे किया भी है। आपने देखा फाटा का मर्जर होना था तो उस पर एक जो हमारे इंडिपेंडेंट और पीटीएम से आए हुए हैं मोहतरम, उनके बिल को हमने सबने इंडोर्स किया, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उसकी मुखालफत भी की कि हुकूमत ऐसे बिल लेकर आए, लेकिन हमने उसको इंडोर्स किया। इसी तरह अब नैब के बहुत सारे कवानीन हैं जिनमें तरमीम दरकार हैं और बहुत सारी लेजिस्लेशन है जिसमें ख़वातीन को विरासत देने के हवाले से है, और वो इश्यूज़ है जिसका आम आवाम पे जो रोज़मर्रा की उनकी ज़िंदगी उस पर इम्पैक्ट आता है, उस पर उनकी कोई तवज्जो नहीं है। और सारा दिन वो करप्शन बचाओ, करप्शन के रोने और अपने मियाँ साहिबान के रोने, तो कभी जरदारी साहिबान के रोने, आप लोग भी तो उन्हीं की बात करते हैं सर। बात हो सकती है। जहाँ तक मुराद सईद साहब हैं, वो उनका एक ही क्लियर पैगाम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नज़रिया है कि पाकिस्तान में सियासत और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकती। ठीक है, आप साथ मौजूद थी कमल साहिबा, इस मामले में गुफ्तगू कर रही थी। सबकी हम ख्याल ये तो नहीं थी कमल आगाज तो किरण इसी बात से किया कि दोनों ही ठीक कह रहे हैं, यानी ये वाकई सियासतदान है। फिर चलिए, आप तो आपका मौक़िफ़ आया। नफीसा शाह साहिबा ने ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नफीसा साहिबा, अगर हम हुकूमती वुज़रा के बयानात देख लें, उनके मशवरे देख लें, स्पेशली फवाद चौधरी साहब के मशवरे की बात मैं कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि हमें आपस की लड़ाइयों से आगे निकलना चाहिए और यकीन जानिए ये अवामी राय भी है। अवाम भी यही चाहते हैं कि बस कर दीजिए लड़ना, बस कर दीजिए वफाक और सिंध की लड़ाई, बस कर दीजिए पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI, बस कर दीजिए आपस की लड़ाई, मिलकर काम कर लीजिए। क्यों नहीं हो सकता? मसला क्या है? देखिए, हुकूमती वज़रा एक की एक बात होती है, दूसरे की दूसरी बात होती है। एक कहता है साथ मिलकर काम करेंगे, तो दूसरा एक रिपोर्ट, एक JIT जिसकी कानूनी कोई भी वैलिडिटी नहीं है, हाँ वो एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जरूर है, उसी तरीके से जैसे FIR की इन्वेस्टिगेशन होती है जिसको फिर आपको पूरे प्रोसेस से लेके जाना होता है, तो वो एक लेके आया है और इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देता है। तो इस जमात को हम सीरियसली नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ गुत्था है। एक वजीर जो है वो अपने ही वजीरों को स्कैंडलाइज करता है, अपने ही इनके बैक बेंचेस इनको खुद इस्तीफा की डिमांड्स रखते हैं। तो ये हुकूमत नहीं है, ये एक बंच है, एक ग्रोह है, और ये ग्रोह शायद इन्होंने, ये कोई बैनुल अक़वामी साजिश है या कोई मकामी साजिश है जिस बुनियाद पर ये ग्रोह आया है, और इनका मकसद ये है कि कैसे हम पाकिस्तान की कौम को की बेइज्जती कराएं इंटरनेशनली, हम इदारों की तज़लील करें और हम कैसे इस मुल्क को तबाह करें। शायद ये इसी मैंडेट से आए हैं, और इसका सबूत आज आपको मिल गया कि आपकी एविएशन इंडस्ट्री आज फॉर द टाइम बीइंग आपकी एविएशन इंडस्ट्री ग्राउंड हो चुकी है। माँ सिवा सऊदी अरेबिया और जद्दा आपका PIA जो है फ्लैग कैरियर कहीं भी नहीं जा सकता, और आप जो है इस वक्त आप आइसोलेशन का शिकार हैं। थैंक यू टू गुलाम सरवर खान जिसने एक स्टेटमेंट देकर पाकिस्तान के इस इदारे को तबाह किया। आप जिन मसाइल का तस्करा कर रही हैं बिल्कुल ठीक कर रही हैं, बहुत सीरियस सिचुएशन है, बहुत सीरियस कंसर्न्स है, लेकिन पीपल्स पार्टी तो हमेशा जमहूरियत की बात करती रही है ना। अब PP रहनुमा हो या खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, वो कौमी असम्बली में जारहाना अंदाज इख्तियार करते हैं, तो फिर ये सब कुछ आप लोगों की जानिब से क्यों? क्या सिर्फ और सिर्फ मामला जाके टिक जाता है इख्तिदार की तब्दीली की जानिब? देखिए, हमें इस वक्त अवाम की फिक्र है, इस वक्त इक़्तिदार की तो बात ही नहीं हो रही। इस वक्त जो PTI ने इस मुल्क को अपनी हिकमत अमली, जो इनकी हथौड़ा ग्रुप है, ये जो इन्होंने कंटेनर वायरस जो है पूरे अपनी कंटेनर वायरस वाली जो इनकी कंटेनर वायरस के जर्म्स हैं, उनसे उन्होंने इस पूरे मुल्क को फ्लू दे दिया है। और ये कोरोना वायरस का इशू हो, टिड्डी दल का इशू हो, मईशत का इशू हो, या अब PIA का इशू है, यके बाद दीगरे उन्होंने एक एक चीज़ को अपने हाथों से तबाह किया है। तो ये गुस्सा जो है ये हम सब में इसलिए है कि हम इस वक्त अवाम के हालात देख रहे हैं,
हम आवाम की मुसीबतें देख रहे हैं, लेकिन इनको कुछ नजर नहीं आ रहा। इनको पता नहीं क्या इन्होंने गॉगल्स पहने हैं या ऐसे ग्लासेस या ब्लिंकर्स पहने हैं कि ये इक़्तिदार के नशे में है, और वैसे भी नशे में, वैसे भी इनकी जो आप तारीख सुने तो वैसे भी ये लोग नशे में, और ये नशा जो है इनको ये देख ही नहीं पा रहे कि मुल्क के साथ हो क्या रहा है। ठीक है नफीसा शाह साहिबा, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी आप। मौक़िफ़ आ गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, इनका मौक़िफ़ भी शामिल कर लेते हैं। आता तारर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। तारर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। आता साहब यही रहेंगे शोएब, सारी बातें वही रहेंगी, या हम वापस जो है ना वो फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट पर जाते हैं किरण, और अल्लाह करे PMLN इस मामले में कुछ मस्बत रवैया रखती हो, मस्बत सोच रखती हो। अता साहब, मुस्लिम लीग नून इस क्या सोच है आपकी आगे बढ़ने से मुताल्लिक, पाकिस्तान से मुताल्लिक, अवाम से मुताल्लिक, मसाइल से मुताल्लिक, फलाह बहबूद से मुताल्लिक, कि फवाद चौधरी साहब ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट, और जब वो एक ओपन ऑफर भी देते हैं और ओपनली बात भी करते हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस में बात करते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, आपसी लड़ाई ख़त्म करनी है, सर क्या PMLN तैयार है या डिमांड्स हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया जी। हमने आज से बहुत माह पहले, जब हालात इतने बिगड़े नहीं थे, तो फ्लोर ऑफ द हाउस कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मिसाक मईशत की बात की थी और हुकूमत को पेशकश की थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से मुस्लिम लीग नून में ये सलाहियत है कि माजी में भी इस मुल्क को क्राइसिस से निकाला है। वो लोड शेडिंग का क्राइसिस हो, 12,000 मेगावाट बिजली अल्लाह के फजल से पैदा की है, लोड शेडिंग के अंधेरों को दूर किया है। आपको याद होगा 2013 से पहले 10-10, 12-12 घंटे लोड शेडिंग थी, उसका खात्मा किया, इस मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया, जितनी मॉडर्न मोटरवेज हैं, एशिया की पहली मोटरवे लाहौर इस्लामाबाद बनाई, लाहौर से सखर तक मोटरवे बनी पड़ी है जो कराची तक जानी थी। आप नॉर्थ की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, हेल्थ के प्रोजेक्ट्स हो, PKLI लाहौर से लेके तो तैयब अर्दगान हस्पताल मुजफ्फरगढ़ से लेके तो आपका रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तीनों को केटर करता है। तो बात यह है कि हमने तो इस मुल्क में डेवलपमेंट लेड ग्रोथ की है और इसकी मईशत को जो है वो तरक्की की तरफ हम लेके गए हैं मुल्क को, और मईशत आपके सामने है। 5.3% की ग्रोथ थी जो -4 पे आ गई है, और पिछला पूरा साल ये 3% कहते रहे, मगर वो हकीकत में 1.9 पे थी। हमने तो मिसाक मईशत की बात की थी कि आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करने के लिए, अवामी फलाह के लिए, मुल्क की तरक्की की खातिर आपस में मिल बैठें और एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करें और मईशत को बचाएं और आम आदमी की जिंदगी को खुशहाल बनाएं। उन्होंने उस पेशकश को उस वक्त पाया हकारत से ठुकरा दिया, और इंतकाम की हवस में जो हुकूमत अंधी हुई हो और अपने अपोजिशन के रहनुमाओं को एक एक करके वो जेल में डाल रही हो और नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में झूठे केसेस बन रहे हों। और ये बात मैं नहीं कर रहा, इमरान खान साहब ने खुद कहा कि जी शाहिद खाकान ने कहा था अगर मैं करप्ट हूं तो मुझे जेल में डाल दो, तो मैंने डाल दिया। कल भी वो NRO की बात कर रहे थे, जी मैं नहीं दूंगा, मैं अंदर कर दूंगा। तो बात ये है, जहां लबो लहजा ऐसा हो, जहां बात करने के रवादार ना हो, तो मैं समझता हूं कि ये मुल्क दुश्मन, अवाम दुश्मन हुकूमत है, और इस अवाम दुश्मन हुकूमत ने मईशत डबो दी है। जिस चीज को हाथ डालते हैं, PIA ने फ्लाइट्स, जो PIA की फ्लाइट्स हैं वो यूरोप में सस्पेंड हो गई हैं, और आपका ज़राअत का सेक्टर हो, टिड्डी दिल हो, जो भी चीज आप उठा लें, वो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, फैक्ट एंड फिगर्स के साथ इस पे बात हो सकती है कि वो ज़बू हाली का शिकार है। तो हम समझते हैं कि इस हुकूमत के साथ मिलके कोई बेहतरी नहीं आ सकती, क्योंकि इनका फोकस जो है वो सो कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी पे है, और नाम नेहाद एहतसाब जो है उसमें जहांगीर तरीन को सब माफ है, 56 करोड़ की सब्सिडी ली, 100 अरब का मुनाफा कमाया, मुल्क से बाहर चले गए, कि कोई FIA ने उनका नाम ECL में नहीं डाला, उनको कोई वजारत दाखिला की तरफ से नहीं रोका गया। बाकी केसेस आप देख लें, मानव जब्बा हो, फॉरेन फंडिंग हो, BRT हो 100 अरब की, हमने तो चले अल्लाह के फजल से जो BRT आप लाहौर से शुरू हो, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, हमने 90 अरब में ये 70 किलोमीटर BRTs बनाई चल रही हैं। आम आदमी आज भी सफर कर रहा है। इनसे 22 किलोमीटर की आज तक BRT कंप्लीट नहीं हुई, और वो 125 अरब से तजावज कर गई है। इस बजट में भी सरकारी खजाने का 2 अरब रुपए इन्होंने रखा है। तो मैं समझता हूं कि ये हुकूमत अब जो है वो अवामी फलाह के लिए काम खुद नहीं कर सकती, तो इनके साथ मुल्क मिल के क्या काम अवामी फलाह के लिए हो सकता है। इन्होंने तो अवाम का पेट्रोल, आटा, चीनी, दवाइयां सब छीन लिया है। जो हुकूमत अवाम का जीना धोबर करते उसके साथ मिलके काम नहीं किया जा सकता।
जी नहीं, लोग मिलकर काम नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया, अता साहब साथ मौजूद थे। आप बढ़ते हैं आगे। जब भी हम उम्मीद लगाई थी आपने शोएब, उम्मीद तो किरण अवाम की है, लेकिन क्या करें, ये अवाम की उम्मीद पर पानी फेर दिया जाता है। चलिए, जिससे भी किरण ने बात की, वो अता साहब हों, वो नफीसा शाह साहिबा हों, उन्होंने बात की एविएशन इंडस्ट्री से मुताल्लिक, गुलाम सरवर खान साहब के बयान के बाद के हालात से मुताल्लिक। उस पर कमेंट लेने से पहले जो अच्छी खबर है उस पर हम पहले बात कर लेते हैं। फ़ज़ाई सफ़र जो डोमेस्टिक है उस पर खबर यह है कि कौमी एयरलाइन ने अंदरूनी मुल्क परवाज़ों के किरायों में कमी कर दी है। लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों के लिए किराया 12,000 रुपये रखा गया है। परवाज़ों पर एक तरफा 12,000 किराया वसूल किया जाएगा, जिसमें टैक्स भी शामिल है। तो किराए में ये अचानक कमी की वजह क्या है, और ज़रा अच्छी खबर तो है, इस पर हम बात करेंगे। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब ने ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ज़ाहिर है इन हालात में हमने 21-22,000 रुपये भी किराया देखा, और अचानक से 12,000 रुपये किराया कैसे आया? कैसे आया? बात यह है कि देखें, एक हम बिजनेस साइड की बात कर लेते हैं और एक हम नॉर्मल PIA एज अ नेशनल फ्लैग कैरियर की बात कर लेते हैं। नॉर्मल साइड के ऊपर तो डिस्कशन ये है कि किराए जो है फ्लक्चुएट होते रहते हैं। मोस्टली डिमांड और सप्लाई के ऊपर होते हैं कि जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फेयर्स ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ऑब्वियसली एक हम देख रहे हैं कि इस टाइम पे एक बड़ा सैड सा एनवायरनमेंट है पूरे मुल्क, और ख़ासतौर पे लोग ट्रैवल नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे, इसलिए बिकॉज कुछ कोविड-19 की वजह से परेशान हैं, कुछ वैसे जो है वो ओवरऑल हम ये नहीं फील किया कि लोग जो हैं उतना खुश नहीं है। तो हमने एक अच्छा इंट्रोडक्टरी फेयर लॉन्च कर दिया, जिससे वजह से इतना बड़ा इंसेंटिव है कि लोग अब एकदम समझना शुरू हो गए कि 12,000 का किराया, जो कि एक अफोर्डेबल रेंज में। और उसके बाद लोगों ने, अब हमें भी या मेरे अपने दोस्तों ने, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जी यार ये तो अच्छा किराया है, इसके ऊपर तो मैं कराची जाना चाह रहा था, या मैं इस्लामाबाद छुट्टियां मनाना चाह रहा था, बच्चों की छुट्टियां, हम उसके ऊपर चले जाते। तो बेसिकली किराया लॉन्च करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि लोग जो हैं वो थोड़ा सा खुश हो जाएं। जो बहुत सारे खदशात हैं, जो एक फिक्र है, परेशानी है कोविड-19 की वजह से और दीगर मामलात की वजह से, वो थोड़ी सी कम हो जाए, किसी तरीके से खुशियां हम दोबारा कर लें। ये आपने बहुत अच्छा किया, इसको कंटिन्यू रखिएगा, मुसाफिर तो यही कहेंगे। ये फरमाइएगा कि कहीं थोड़ा सा इत्मीनान दिलाइएगा, कोविड के लिए जो SOPs हैं, जो आप लोग जिनको फॉलो भी कर रहे हैं, कहीं पे खुदा न खास्ता वो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहे, उसके ऊपर आप लोग वैसे ही काम करेंगे, उसको वैसे इंश्योर करेंगे? देखें, हर गुजरते दिन के साथ साथ कोविड की SOPs जो हैं वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। पहले जिस तरह आपको पता है कि सिर्फ जहाज़ में सोशल डिस्टेंसिंग या एक दरमियानी सीट खाली छोड़ के बिठाया जाता था, फिर उसके बाद मास्क जो हैं वो मैंडेटरी हो गए, क्रू ने जो PPEs हैं वो पहनना शुरू कर दिए ताकि उनकी किसी किस्म की इंटरेक्शन या ह्यूमन टच ना हो विद द पैसेंजर्स। उसके अलावा जहाज़ की मुकम्मल डिसइंफेक्शन के, जहाँ पैसेंजर बैठते हैं, जहाँ पे उनका टच होता है या जो सर्फेसेस होती हैं, उन तमाम चीज़ों को क्लीन करें। अब उससे पहले फुल बॉडी थर्मल स्कैनर्स एयरपोर्ट के ऊपर नस्ब हो गए कि आप जाने से पहले आपकी बहुत अच्छे स्टेप्स हैं। जी अच्छा, अब ज़रा ये बताइएगा, हज ऑपरेशंस के ऊपर आप लोगों का अंदाज़ा क्या था, और फिर आने वाले दिनों के लिए आप लोगों ने क्या सोच के रखा हुआ था? अगर धचका लगा है तो कितना लगा है, कितना आप लोगों का जो एक एस्टिमेशन था वो मुतासर हुआ है? देखिए, PIA की रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा चंक जो है वो हज और उम्रे से आता है, और उम्रा तो आपको पता है कि अभी उसके पीक सीजन गुजरे हैं, खासतौर पर रमज़ान में या रमज़ान से पहले शाबान में लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। और आप तो इस टाइम पे अगर आप सिचुएशन नॉर्मलाइज होती तो PIA के जहाज भरे हुए जो हैं वो हुज्जाज कराम को लेके मुकद्दस मकामात तक जा रहे होते। ऑब्वियसली इस साल हज नहीं हो रहा या बाहर के लोगों के लिए नहीं हो रहा, उम्रा बिल्कुल भी नहीं हो पाया, तो उसका बहुत मैसिव इम्पैक्ट है। और PIA मेरे ख्याल में सिर्फ हज से 11-12 बिलियन कमाता है, और अगर आप इसमें उम्रा भी शामिल कर लें तो अनदर 20 बिलियन वहां से आते हैं। तो अगर आप देखें तो सिर्फ इस वजह से PIA को अभी तक कोई 30-32 अरब का नुकसान हो चुका है उम्रा और हुजाज कराम ना उठा के। अब उम्रा का मैं ये पूरा एनुअल एस्टिमेट दे रहा हूँ, ये 1 या 1.5 महीने की फिगर नहीं है। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे उम्रा जल्द से जल्द बहाल हो जाएगा। तो हम इंशाल्लाह। सर, एक और मामले पर कमेंट कीजिएगा। सर, जो पाबंदियां लगी हैं, यूरोपियन यूनियन ने पाबंदियां लगा दी, ज़ाहिर है उस पर रिलैक्सेशन मिली है 3 जुलाई तक। UAE ने वजाहत मांग ली है पायलट्स के लाइसेंस से मुतालिक। सर, गुलाम सरवर खान के बयान के बाद जो PIA को नुकसान हुआ है, यानी उस पर
लोग ये कह रहे हैं और सियासी रहनुमा भी ये कह रहे हैं, अपोजिशन रहनुमा ये कह रहे हैं कि पहले तहकीकात हो जाती, उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती, जो भी फाइंडिंग्स आती हैं, और पहले ये बयान नहीं देना चाहिए था, इससे नुकसान हुआ है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अच्छा, अब ऑब्वियसली अगर आप मेरे से तर्जुमान के हिस्से से बोलेंगे तो शायद मैं डिफरेंट बात करूं, लेकिन यहाँ पे ना एक मुझे जो अक्सर बात समझ आती है या डिफरेंट चैनल्स के ऊपर ये क्वेश्चन होता है, मैं आपके चैनल के ऊपर बैठ के कहता हूँ, मेरे ख्याल में ये डिस्कशन जो है ये मॉरल डिस्कशन है रादर देन प्रैक्टिकल डिस्कशन, इन द सेंस प्रैक्टिकल या आप उसे और बहुत सारे नाम उसके ऊपर दे सकते हैं। मॉरल डिस्कशन का मतलब ये है कि क्या हम ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि पाकिस्तान में प्रोसेस फ्लॉड है और हमें इन्हीं प्रोसेस को बजाय ठीक करने के या इनकी निशानदेही करने के लिए हमें बस सर झुका के या आंखें बंद करके उनके साथ जिंदा रहना चाहिए। नंबर 2, उसके ऊपर बात ये कि खुद से, अंग्रेजी में कहते हैं कमिंग क्लीन, खुद से चीज़ की निशानदेही करके उस पर काम करके उसको ठीक करना बहुत बेहतर होता है बनिस्बत खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा इवेंट हो जाता है या कोई हादसा हो जाता है जिसके ऊपर फॉरेन इंस्पेक्टर्स आते और आके वो इस पूरी चीज को एनालाइज करते और उसके बाद वो निशानदेही करते तो फिर हम पकड़े जाते। ये वाला वाकया जो है ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, ये हमारे हमसाया मुल्क में तो 4000 पायलट्स है जो कि जिनके फेक क्रेडेंशियल्स है। ये सऊदी अरेबिया के अंदर हुआ है, ये इजिप्ट के अंदर हुआ है, ये यूरोप का एक मुल्क है वहां के ऊपर हुआ है। मैं सिर्फ इससे ये समझता हूँ कि जो भी था ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया, लेकिन अब इसके ऊपर हमें बहुत रेडिकली काम करना पड़ेगा, इसके ऊपर भी काम करें, रिफॉर्म्स पे भी जाए। वक्त बड़ी तेजी से गुजरा, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। हम कोशिश करेंगे कि ये जो वाली बात है नए सिरे से इसको एक बार जरूर उठाएं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक। खबर है सियालकोट से। सियालकोट के एक ड्राइवर की बेटी, इन्होंने मुकाबले का इम्तिहान पास किया और मुस्तकबिल में फ़ॉरेन सर्विस में खदमात सर अंजाम देंगी, क्योंकि ज़ाहिर फ़ॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में इनकी एलोकेशन हुई है। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद इस वक्त उनके घर पर मौजूद हैं, उनके वालिद भी वहीं पर मौजूद हैं, तो चलते हैं शहजाद की तरफ। जी शहजाद। जी बिल्कुल, सियालकोट के एक ड्राइवर की होनहार बेटी ने CSS के इम्तहान में कामयाबी हासिल करके अपने वालिद के सर को फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। मैं इस वक्त उसी घर में मौजूद हूँ। मेरे साथ जो कामयाब हुई है रबेल, वो भी मौजूद हैं, उनके वालिद भी मौजूद हैं, उनकी फैमिली भी मौजूद है। हम सबसे पहले रबेल कैंडी से बात करते हैं। अच्छा रबेल, मुझे बताइएगा कि आपको कैसे ख्याल आया कि आप CSS की तरफ जाएँ? सबसे पहले तो मेरे जो वालिद साहब हैं वो FBR में काफ़ी देर से बतौर ड्राइवर काम कर रहे थे और उनकी इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा अफसरों के साथ रहती थी। वो जब उनके साथ लंबे सफ़र पे जाते थे तो उनके साथ बहुत से टॉपिक्स पे डिस्कशन करते थे और जब वो आके घर पे हमारे साथ शेयर करते थे तो वी वर वेरी सरप्राइज्ड कि किस तरह इस तरह के अफसरों के पास इतनी नॉलेज है, हर एक टॉपिक पे वो बात कर सकते हैं एंड दे आर सर्विंग देयर नेशन ऑल्सो। तो वहाँ से हमें इंस्पिरेशन मिली दैट इफ़ वी वांट टू डू समथिंग इन लाइफ इन अ बेटर वे, कंट्रीब्यूट इन आवर कंट्री, तो CSS और इस तरह के अफसर बन के वी कैन डू इन अ मच बेटर वे। तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन हमें मिली। अच्छा बताइए कि आपका आइडियल कौन? मेरे आइडियल मेरी ज़िंदगी में अभी और हमेशा जो रहेंगे वो मेरे वालिद साहब हैं। उन्होंने इस तरह की ज़िंदगी गुजारी कि उन्होंने अपने ज़िंदगी में कभी भी किसी चैलेंज को बड़ा नहीं समझा। ही हैड दैट स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन कि ज़िंदगी में कुछ भी हो, वी हैव टू अचीव आवर एम्स। वो एक विजनरी इंसान है जिन्होंने हमें हमेशा एम सेट करना सिखाया कि आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर आपके अंदर वो लगन हो, मेहनत हो और डेडिकेशन हो। तो ही इज़ माई इंस्पिरेशन एंड ही इज़ माई आइडियल। आप किस लाइन को अडॉप्ट करने जा रही हैं और मुस्तकबिल में क्या रहा? मेरी जिसमें मेरी एलोकेशन हुई है CSS क्लियर करके, दैट इज़ फॉरेन सर्विसेज एंड आई हैव बीन एलोकेटेड, आई विल बी सर्विंग द नेशन एज ए डिप्लोमैट। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कि मुझे मौका मिलेगा कि मैं अपने मुल्क और कौम का नाम जो है वो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर रोशन कर सकूं और दुनिया को दिखा सकूं कि हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा इट्स अ ग्रेट कंट्री और मैनी अमेजिंग पीपल आर वर्किंग हियर। और मैं ये चाहती हूँ कि अपने मुल्क की उस सतह के ऊपर जाके नुमाइंदगी कर सकूं।
कुछ आप मैसेज देंगी ऐसी बच्चियों को जो इस CSS की तरफ आना चाहती हैं और उनके इतने वसाइल भी नहीं हैं, जैसे कि आपके भी इतने वसाइल नहीं? बिल्कुल, मेरा मैसेज उन तमाम लड़कियों के लिए, बल्कि उन तमाम बच्चों के लिए है जो CSS करना चाहते हैं, जो अपने हालात की वजह से परेशान हैं, जो ये समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं जो हमें इस रास्ते पर लेके आ सकें या उस मुकाम तक पहुँचा सकें। कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती और वो हमारे हालात हैं। वो मेरा ख्याल है कि दुनिया में किसी के भी बस में नहीं होते। जो चीज़ हमारे बस में है वो हमारी मेहनत है, हमारी लगन है, हमारी डेडिकेशन है और हमारा वो एम है जिससे हम वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर आप वर्कआउट करें, आप फाइंड करें कि आपका पोटेंशियल क्या है, अपनी नीयत को साफ रखें और यकीन जानें कि स्काई विल बी द लिमिट फॉर दोज पीपल, दे कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। तो उस नीयत को, उस पॉजिटिविटी को, अपनी मेहनत को, अपनी लगन को जारी रखें और अपने एम सेट करें कि मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, हमारे साथ जो रुबेल के आइडियल हैं, यानी कि उनके वालिद जिनका नाम जॉन कैनेडी हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। बड़े खुशकिस्मत हैं कि जी आपकी बेटी ने माशाल्लाह कामयाबी हासिल की। सर मैं क्या कोई भी खुशकिस्मत हो सकता है। सबसे पहले तो वो बेटों को बेटियों पे तरजीह ना दे और बेटियों का भी घर में और हर तरह से उतना ही कामयाबी में हिस्सा है जितना बेटियों का है। और मैंने तो मेरे 3 बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन मैंने बेटियों पे ज़्यादा तवज्जो दी है ताकि ये आइंदा आने वाले टाइम पे ये अपने घर में हो या किसी और घर में हो, अपने मुल्क में हो या बैरून मुल्क हो, इनको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाए, ये मजबूत हों और कामयाब हों। बिल्कुल, जॉन कैनेडी का कहना कि उन्होंने अपनी बेटी की तरबियत इस तरह की है कि वो अपनी लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंट होके गुजार सके, किसी की मुहताज ना हो। रबेल को लेकर ना सिर्फ इनके अहले खाना बल्कि मसीही बरादरी जो है वो भी खुशी से नहाल है। तो जनाब बहुत शुक्रिया, आप इस सिलसिले में अपडेट कर रहे थे, हमको बता भी रहे थे। देखिए ये छोटी छोटी सी मिसालें होती हैं जो मैं कह रही हूँ छोटी, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। और अगर ऐसी कोई ख़बर, ऐसी कोई शख्सियत जिसने अपनी मेहनत से अपना मकाम बनाया हो, उसको तारीफ़ की ज़रूरत होती है, उसको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो तो हम सबका सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन जाती है आगे जाके। तो इससे पहले कि हम अगले मौजू की जानिब जाएं, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा कुछ ट्रक आर्ट के बारे में बता देती हूँ। पंजाब का ज़िला खुर्शाब, यहाँ ट्रक आर्ट मुल्क भर में मशहूर है। ये रंग ऐसे कि सब इसमें खो जाए। राना ज़हीर रिपोर्ट कर रहे हैं। दिलकश नक्शो नगार, रंगों की बहार, हर शख्स बड़ा कलाकार। यह है खुशाब का ट्रक बाजार। सरगोदा रोड पर मौजूद ट्रक मार्केट मुल्क भर में अपना मकाम रखती है, इसीलिए तो हर ड्राइवर अपने ट्रक को दुल्हन की तरह सजवाने यहीं ले आता है। ट्रक मालकान भी इस आर्ट के गर्विदा हैं। कहते हैं जो काम यहाँ होता है वो कहीं नहीं होता। एक ज़माना था जब ड्राइवर्स अपनी गाड़ी को मनपसंद शख्सियात की तस्वीर या मुख्तलिफ रंगों से सजी पेंटिंग्स के बगैर नामुकम्मल समझते थे, लेकिन अब महंगाई ने ट्रक ड्राइवर्स के शौक को महदूद कर दिया है। राना ज़हीर, समा, खुशाब। तो जनाब एक ख़बर तो मैंने ये दे दी। अब मैंने आपसे कहा था ना कि एक मौजू भी है, बड़ा मौजू है, और यूँ समझिए कि बड़ा मसला है। आपकी शख्सियत, आपकी आदतें, आपकी आँखें, आपकी मुस्कुराहट, सब नोटिस करने के बावजूद अननोटिस जाने दिया जाता है कि इस वक्त जब सारे का सारा फोकस आ जाए रंगत के ऊपर, ख़वातीन को हमारे मुआशरे में इस सब का सामना करना पड़ रहा है। यानी पहले अपनी तालीम और सेहत के लिए लड़ो, और उसके साथ साथ एक ऐसी जंग है जिसके लिए आपको मुसलसल बरसरे पैकार रहना पड़ेगा, वो रंगत। और मैं इसको महदूद ना करूं तो अच्छा है, क्योंकि ये तो छोटे छोटे बच्चे इसको फेस कर रहे होते हैं। ये इसको आप शख्सियत को देखें, जेंडर को छोड़ दें, ये रंगत ऐसी क्यों है। मुझे तो ये जुमला भी बड़ा सख्त लगता है कि अब इनका लड़का काला है लेकिन इनको गोरी दुल्हन चाहिए, ये जुमला भी सख्त है। और ख़वातीन के सफरिंग्स, उसके बारे में तो जितनी बात करें उतना कम है। किरण वो ज़्यादा सफ़र करती हैं इस मामले में। और किरण, ज़ाहिर जब हम बच्चों की बात करते हैं तो बाकायदा स्कूल में बच्चे बुली होते हैं इससे मुताल्लिक, उनकी रंगत को लेकर बड़े आराम से किसी भी बच्चे का नाम काला रख दिया जाता है, कलूटी कह दिया जाता है।
और कैसे कह दिया जाता है रंगत में हुस्न छुपा है, ये मुमकिन नहीं है। और किरण ये बड़ी अच्छी बात है कि इस पर अब डिबेट हो रही है, और डिबेट क्या हो रही है कि एम्ब्रेस योर नेचुरल टोन। आप हेल्दी स्किन की बात करें, आप हेल्थ की बात करें, आप टोन की बात ना करें। और ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स जो कि इसको प्रमोट करते हैं, उन्होंने खुद भी इस पर सोचना शुरू कर दिया है कि अब हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम गोरे रंगत की बात नहीं करेंगे, हम हेल्दी स्किन की बात करेंगे। इसी से मुताल्लिक किरण ज़ाहिरा याद रखता हूँ मैं, चेहरे भूल जाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ये हम सब ने भुलाया, ये औज़ान सारे हमने भुला दिए और देखिए तो किन दस्तों पर पड़ गए। और किरण इसी बात को लेकर एक कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस थी, फेसबुक पर एक कॉन्फ्रेंस हुई और बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ने इसमें शिरकत की, ख़वातीन ने शिरकत की, मर्दों ने शिरकत की और इस पर अपनी अपनी राय का इजहार किया। तो इसी पर हमने सोचा कि हम इस पर बात करें, क्योंकि वर्चुअल लेडीज़ फंड एजुकेट अ गर्ल, इसके नाम से ये एक सेशन हुआ था जिसके हम आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। तो हमने सोचा इसी पर आज गुफ्तगू का आगाज़ करें। हमें ज्वाइन किया है दाऊद ग्लोबल फाउंडेशन की तारा आजरा दाऊद साहिबा ने, बहुत शुक्रिया। सबकी जानी मानी शीमा करमानी हमारे साथ हैं, आपको वेलकम कहते हैं। ये फरमाइएगा, पहले तारा आजरा साहिबा मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कितना आपको मुतमईन कर सका लोगों का एक जगह इकट्ठा होना और इतने हसास और इतने ज़रूरी मौजू के ऊपर बात करना? Thank you so much for welcoming me on today. It's a pleasure to be here on such an important topic. रिस्पांस थोड़ा शेयर करेंगी तारा? ज़ाहिर बहुत से इसमें लोग थे जिन्होंने शिरकत की थी, रिस्पांस कैसा आया? थोड़ा सा शेयर करें कुछ कमेंट्स जो कि आपको लगता है कि ये वो कमेंट्स हैं जो कि वाकई इस सोसाइटी को बदल सकते हैं, ये सोच इस सोसाइटी को बदल सकती है। Okay, so हमारा conference EAG Skin Color was about the colorism, and the comments have been overwhelming. Young girls have been coming up to us and saying ये इतना taboo topic, their whole life they face things and no one's allowed them to say how sad it's made them, how depressed, the mental health issues, and this is the first time they're in a position where they can talk openly. Great, बहुत अच्छा एफर्ट आप लोगों का। अब शीमा मैम, हम आपकी तरफ आते हैं, हमेशा की तरह बहुत भली, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। शुक्रिया। बहुत पसंद है आप मुझे, आपका अंदाज, आपके बाल, एवरीथिंग। मैम ये बताइए, आप तो हमेशा से इस सब के ऊपर बात करती आई हैं, तो जी। मुसलसल इसी एनर्जी के साथ में बात करना और फिर इसका रिस्पांस मिलना भी शुरू हो जाना, लोगों को ये बात समझ में भी आने लगना, हम उस मरहले में दाखिल हो गए। आपको लगता है मैंने इतनी मेहनत की है सबके ऊपर, बहुत सारे मौजूआत के अलावा इसके ऊपर खास तौर से, तो अब इसका थोड़ा रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है? जी देखिए, थोड़े बहुत रिजल्ट शुरू हो गए हैं। एक तो सबसे पहले जो रिजल्ट है वो ये कि गुफ्तगू होने लगी है, इन मसाइल पे शुरू हो जाए, क्योंकि अब तक तो ये था अरे ये तो काली कलोटी है, इससे तो बात नहीं करो। तो इस तरह की, और बचपन से लड़कियां ये बातें सुन रही हैं। और देखिए कितने केसेस हुए हैं कि लड़कियों ने खुदकुशी कर ली है इस बात के पर कि मैं तो काली हूँ, मैं गोरी नहीं हूँ, तो इसका मतलब मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मेरी शादी नहीं होगी। पूरा जो लड़की का, औरत का दर्जा है माशरे में, वो इन चीज़ों पे भी बेस होता है। मतलब दूसरी चीज़ें भी हैं मगर लड़की की रंगत भी साथ साथ है। तो ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए गुफ्तगू करना, डायलॉग करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आप खुद ही कहा कि अब तो इतने सारे बाज़ार में, मार्केट में इतने सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए थे जो लड़कियां अपने स्किन पे रात को लगा रही थी कि बस हम सुबह उठेंगे तो गोरी हो जाएंगी। मगर हुआ क्या कि इनमें काफ़ी स्टेरॉइड्स और इस किस्म की चीज़ें होती हैं जिससे कैंसर भी हो सकता है। जी, मरकरी भी होता है उन प्रोडक्ट्स में, जिसके हवाले से हम बहुत बात करते आए जी। और ये बहुत हार्मफुल होती हैं स्किन के लिए। तो हमें पूरा अपना तसव्वुर खूबसूरती का रीडिफाइन करना चाहिए, क्योंकि हम हैं इस धरती के और इस धरती का रंग मिट्टी का रंग है। तो अगर जो सांवली लड़की है वो तो खूबसूरत होनी चाहिए। ये जो गोरी लड़की की खूबसूरती का तसव्वुर है, ये हमको ये हमारा जो कॉलोनियल पास्ट है, जो 300 साल गोरों ने हम पर राज किया, उससे भी तो आया है ना। थोड़ा कसूर शीमा साहिबा शायरों का भी है।
और एग्जैक्टली कुछ हमारे लिटरेचर में भी है, मगर लिटरेचर में दोनों चीज़ें हैं, मतलब सामली की भी खूबसूरती बयान की गई है, मगर आपसे हम बात का आगाज़ ही चांद से करते हैं, हम बात का आगाज़ चांदनी से करते हैं, तो फिर कैसे होगा। अच्छा शीमा साहिबा, थोड़ा सा रवैये से मुतालिक भी कमेंट कीजिएगा। ज़ाहिर है ये जो कॉन्फ्रेंस थी इस पर ज़्यादा फोकस आपका ख़वातीन बच्चियाँ थी, लेकिन ज़ाहिर है ये एक ऐसा मसला है जिससे हर कोई फेस करता है, नॉट सिर्फ ये रंगत बल्कि फिजिकल अपीयरेंस भी। और ज़ाहिर है मेरी ज़ाती राय इसमें यह है कि सबसे ज़्यादा ये मसला स्टार्ट होता है स्कूल से, छोटी उम्र से, कि बच्चे बुली होते हैं और बच्चों को जिस तरह की बातें सुनने को मिलती है ना सिर्फ स्कूल में बल्कि अपने सर्कल में भी, और उसकी वजह से उनकी पूरी पर्सनैलिटी शैटर हो जाती है। वो जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का टाइम था उस वक्त हमने डेवलप नहीं किया, डेवलप होने नहीं दिया, उसकी पर्सनैलिटी शैटर हो गई। जी, तो ये बचपन से मतलब बॉडी शेमिंग भी होती है कि अरे ये तो इतनी मोटी है, ये तो इतनी छोटी है, ये तो इतनी ऐसी है, मतलब ये सारी चीज़ें फिर जो जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं तो उनकी पर्सनालिटी पे असर होता है। और ये नहीं देखा जाता कि खूबसूरती जो है वो तो अंदर की होती है, और जब अंदर खूबसूरत हो इंसान, जब अंदर से इंसान सच्चा हो, प्यार करने वाला हो, तो वो तो चमकता है आपकी आंखों से, आपके हर अंदाज से। तो हम जो आर्टिफिशियल सोसाइटीज़ होती है ना, जो सिर्फ बाहर की चीज़ें देखती है, उनमें ये सब बातें हैं कि गोरापन होना चाहिए और इतनी दुबली पतली सी होनी चाहिए, मतलब वो अंदर की खूबसूरती और जो असलियत है उसको लोगों को समझाते ही नहीं है, बच्चों को भी नहीं समझाते हैं कि आप इस तरीके से तफरीक नहीं करेंगे लोगों में। और ये आप देखिए कि अभी इस वक्त अमेरिका में कितना वाज़े है कि ये जो ब्लैक एंड वाइट का ऐसा उभर के आ रहा है इतने सालों के बाद दोबारा से, तो ये हमने बिठाया हुआ है बस शुरू से दिमागों में। तो मैं समझती हूँ कॉन्सेप्ट्स बदलने हैं, हमको इक़्तिदार बदलने, हमको वैल्यूज़ बदलने हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ ही औरत की हैसियत समाज में तब्दील होगी, क्योंकि अगर हम के अलावा नहीं हो सकती। मुझे एक बिल्कुल एक इसके ऊपर भी आपका कमेंट चाहिए। एक तो ये कि हमें लोगों को समझाना है, दूसरे खुद भी समझना है। मैं सारी दुनिया को विन करके आऊँगी लेकिन अपनी रंगत के आगे मैं हार जाऊँगी, क्योंकि मुझे एहसास दिलाने वाले मौजूद हैं कि आपकी रंगत कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपके किसी टैलेंट को, किसी स्किल को, किसी मोहब्बत को, किसी रवैये को हाईलाइट नहीं होने देगी, भले मैं कितनी मेहनत कर लूँ। अब यहाँ मेरा अपना भी काम है कि मैं उनको ना जीतने दूँ। बिल्कुल, हाँ, रंगत जो है ये तो एक कुदरती चीज़ है ना, जैसे आपकी हाइट है वैसी, जैसे आपके बालों का रंग है या आंखों का रंग है, ये सब कुदरती चीज़ें हैं, इनको आप खुद से तब्दील नहीं कर सकते, और इन पे जजमेंट किसी के किरदार के बारे में, किसी की हैसियत के बारे में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तारा साहिबा, आप बताइएगा, बच्चियों को, लड़कियों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, एक ऐसा माहौल होना चाहिए जो उनके लिए महफूज हो, एक ऐसा माहौल होना चाहिए जिसमें ये ना सोचा जाए कि बेटे को ज़्यादा पढ़ा दूँ ये रुखसत होके नहीं जाएगा, ये आखिर तक मेरा सहारा बनेगा। हम इसको तोड़ के आगे बढ़ेंगे तभी हर बच्ची तक वो तालीम पहुंचेगी जो उसका हक है। Education is so इतना important education है, so the whole world opens up for the young girls. इतना पूरा future is available for बच्ची once education is there. So bachpan can benefit to no end, and especially if they know that not skin color, not obesity, not the shape of their nose, nothing can hold them back. Yes. And in our culture, there's colorism, and it's our young girls who suffer the most. They hear the phrases and so forth that cause them, especially if there's two sisters. In our conference, Fial talked about having a sister who was fair and she was darker. We had Narmeen, who's CEO of Mondelez, talk about being told, it would be a challenge to get married because of the color of her skin. And anything is possible. We have to break down these walls. No doubt. And education is the key. And what you're doing by sending this message today, Sama TV, is so important. So people know, and more people know that this is wrong and it must end. Exactly. Aajkal pura khatam. Sahi. This whole thinking. शीमा साहिबा, एक तो बात हम करते हैं गलती की
कि कौन गलत कर रहा है, कौन गलत कह रहा है। लेकिन एक बात ये भी है, कोई गलत नहीं भी कर रहा लेकिन वो गलत कर रहा है, यानी वो जब तारीफ किसी के टैलेंट पर नहीं कर रहा, तारीफ सिर्फ गोरी रंगत पर हो रही है, खूबसूरती पर हो रही है और बार बार हो रही है, वो गलती ना हो कभी गलती तो है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरह से तो जजमेंट्स किसी भी चीज़ के बारे में नहीं होनी चाहिए। और जैसे उज़रा ने बयान किया कि मैं समझती हूँ तालीम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालीम जो है ना वो आपके दिमाग को खोलती है, वो आपके तसव्वुरात को खोलती है। और आप जब पढ़ने लगते हैं दूसरे मुल्कों के बारे में, दूसरे कहानियों के बारे में, तो आपको दूसरे ख़यालात, दूसरे तसव्वुर समझ में आते हैं, अल्टरनेटिव्स समझ में आते हैं। तो एजुकेट अ गर्ल का ये जो कैंपेन लेडीज़ फंड करते हैं, मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि ये जो तसव्वुर है हमारे पास कि लड़की के लिए सिर्फ और सिर्फ शादी ही एक फाइनल मकसद होना चाहिए। ये भी रीडिफाइन अब करने की ज़रूरत है। देखिए बहुत अच्छा हुआ कि हम इन चीज़ों पे बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ बहुत सी चीज़ें जो हमने तय कर ली कि बस ये तो ऐसे ही है, उनको हमें अब रीडिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है तो हमारे इक़्तिदार भी तब्दील होते हैं। और ये सब कुछ करने के लिए एक उज़रा या फिर शीमा मैम काफ़ी नहीं है, सबको अपनी अपनी कैपेसिटी में काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सोच को तब्दील करना पड़ेगा। ऐसे ही है। बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच। आप दोनों ने हमको वक्त दिया। एक बहुत अहम मौजू था कि जिस पर बात करके वाकई अच्छा लगा। कुछ तब्दीलियाँ नागुज़ीर होती हैं, वो हमको लानी चाहिए, करनी चाहिए, और चूँकि वक्त बहुत अहम है तो हमें आगे भी बढ़ना चाहिए और एक और बहुत अहम मौजू उसकी जानिब बढ़ना चाहिए। सलमान अहमद, मारूफ गुलकार, उनके साथ आज हम करेंगे बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू, बिकॉज हमें मालूम ये हुआ कि उनके ख़ानदान के 50 लोग आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतासर हुए थे, जिनमें से बेशतर अब इसको शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं, विच इज़ वेरी गुड टू हेयर। हमें ज्वाइन किया सलमान अहमद साहब ने, बेहद शुक्रिया। सलमान भाई, सबसे पहले प्लीज़ ये बताइएगा कि आपने जिक्र किया था कि आपकी फ़ैमिली में बहुत से लोग मुतासर हुए, शेयर कर सकते हैं कौन कौन मुतासर हुआ था और कितने लोग सेहतयाब हो चुके हैं? सेहत कैसी है जो अभी इससे लड़ रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया किरण और शुहैब आपका मुझे दावत दी आपने प्रोग्राम पे आज आने की। मेरी टोटल जो फैमिली आज मैंने लिस्ट बनाई है मेरे सामने ये है। ओके। फैमिली और जो अजीज़ जिनको दोस्त भी मैं कहूँगा 56 के करीब लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव, जो कोविड-19 पॉजिटिव, ठीक है। और उनमें से इस वक्त मेरी कज़न, मेरी फुफीज़ाद बहन जो हैं वो लाहौर के हॉस्पिटल में वो ऑक्सीजन पे हैं और उनकी बहुत नाजुक किस्म सूरत हाल है। और जैसे मैं आपको बताया 56 लोग, जिसके अंदर ये कोविड-19 जो है ना ये देखती है कि उम्र वाला या मर्द या औरत, बच्चा, गरीब, अमीर, मशहूर या नामशहूर, कुछ नहीं देखती। ये इतनी जहरीली बीमारी है कि जिसको लगी उसको उससे ही पूछे फिर कि उसका हाल क्या है। अच्छा, आप खुद भी तो कोरोना से लड़ चुके, आप तो हीरो हैं इस मामले में, आप पछाड़ चुके कोरोना को, तो जो आपका एक्सपीरियंस है, जो कुछ आप करते रहे, वो मशवरा देते हैं आप जिसको आपको पता लगता है कि भाई इसको भी कोरोना हुआ, इनको भी हुआ? जी बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए, मैं तो वैसे ही ज़्यादा तन्हा रहने का शौकीन था। मैं अपनी मौसीकी के लिए भी अलग रहता था और जब रमज़ान आता था इत्तिकाफ़ में चला जाता था। लेकिन कोरोना की क्वारंटीन में, क्योंकि आपको अलग रहना है, आपको तन्हा रहना है, मैंने सबसे पहले तो इस जो इलनेस है कोविड-19 उसके बारे में साइंस सारी पढ़ी कि मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा आगाह कर सकूं कि ये है क्या चीज़। कि सारी दुनिया के डॉक्टर्स जवाब दे गए हैं वैक्सीन नहीं है, तो पहले उसके बारे में पढ़ा और उसमें क्या बताया गया, उसमें ये था कि ये आपके फेफड़ों को हमला करती है। फेफड़ों पे पहले जब जाती है ये, तो नाक और गला ये एरिया है जो सबसे पहली जगह ये बैठ के जाके वायरस बैठती है। तो उसके लिए गरारे करना, टकोर, ये जो है नहीं अपने नमक के गरारे कर लें, या चाय में
नींबू, क्योंकि नींबू में विटामिन सी है, शहद, ठीक है। फिर इसके अलावा वो ग़िज़ा खाएं जिससे आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होती है, ठीक है। हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, आप अपना जो नाश्ते के लिए या दोपहर के खाने के लिए या रात को हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज ज़रूर ऐड करें अपनी ग़िज़ा के अंदर। मास्क ज़रूर पहने। अगर कहीं अव्वल तो अगर आप कोविड-19 पॉजिटिव हैं तो आपको क्वारंटीन में रहना है, लेकिन किसी को पास ना आने दें। 6 फुट का फासला रखें हर एक बंदे से, और ज़्यादा गुफ्तगू किसी के साथ 5-6 मिनट से ज़्यादा गुफ्तगू भी ना करें। हमारे जो ये फ़ोन्स पड़े, मैंने 14 दिन जो है इस पे गुफ्तगू की अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और इसके अलावा ये है कि अल्लाह में यकीन रखें। सबसे बड़ी बात है कि ईमान टेस्ट होता है आपका। मेरा बहुत दुनिया में मैंने उतार चढ़ाव देखा है, लेकिन ये जो 14 दिन थे कोविड-19 के, पता नहीं था कि इसमें से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। 3 दिन आप जो हैं बिल्कुल बेबस, पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, बुखार है, तो अल्लाह से दुआ मांगी बहुत। सूरह रहमान 3 दफ़ा सुबह को, सूरह रहमान 3 दफ़ा शाम को, नमाज़ें पढ़ी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ। राइट। सलमान भाई, ये तो आपने शेयर किया कि आपने खुद क्या किया उस वक्त में और आप मशवरा भी दे रहे थे। थोड़ा सा बताएंगे मार्केट की सिचुएशन से मुतालिक, बिकॉज इट वाज हार्डेस्ट हिट ऑफ द ग्लोब। तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाइफ स्टाइल में लोगों ने क्या तब्दीलियाँ की हैं वहाँ पर, और आपने क्या तब्दीलियाँ की हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त 5 लाख केसेस हैं कोरोना के, कोविड-19 के। 10 मिलियन केसेस हैं, यानी कि 1 करोड़ केसेस हैं पूरी दुनिया में। उसमें से 5 लाख जो हैं वो अमेरिका के अंदर है, और 1,25,000 अमवात हो चुकी हैं वहाँ। जो मेरा शहर जहाँ मैं रहता हूँ, मेरी फैमिली रहती है, न्यूयॉर्क, सबसे पहले वो हिट हुआ, हॉटस्पॉट था, क्योंकि लोग जहाँ जमा होकर ज़्यादातर लोग जुड़ के रहते हैं, वहाँ ज़्यादा ये फैलेगी। तो उधर हमने देखिए किया ये कि वैक्सीन नहीं है, जब वैक्सीन नहीं है तो आपको सबसे पहले करना होगा अपने आप का फासला करना होगा लोगों से। हम जो गले, हमें शौक है, हमें तो हमारे तो कल्चर ही है कि गले मिल जाओ, हाथ मिलाओ, इस तरह वो जफ्फियाँ बुरा मान जाते हैं, जफ्फियाँ ख़त्म, ठीक है। आपने अब वो अर्तुगरुल की तरह, जिस तरह वो इस तरह करके झुक के मिलते हैं ना, इस तरह मिलना है, सही है। एक तो ये बिहेवियर चेंज हो गई। दूसरी बिहेवियर चेंज ये होगी कि आप देखिए, रोज़गार चले गए। अमेरिका में 40 मिलियन यानी कि 4 करोड़ जो लोग हैं उनके रोज़गार चले गए, बल्कि 5 करोड़ के करीब। तो अब जब नहीं वो रोज़गार, तो ये अब रो नहीं सकते बैठ के, डिप्रेशन में नहीं जा सकते, ज़हनी तौर पे लोग बहुत सारे जिन्होंने खुदकुशी कर ली है। नहीं, पॉजिटिव रखें। अल्लाह मियाँ जब आज़माइश आपसे लेता है तो फिर आपको वो रास्ता कोई और दिखाएगा। उम्मीद रखें अल्लाह पे, जो है अल्लाह की रस्सी पकड़ के रखें। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमें बचपन से सुनते आए, लेकिन अब वो इस क्राइसिस के दौरान इन प्रैक्टिस डालनी है। बिल्कुल, आजमाइश आती है तो भी अल्लाह के, और उससे निकलने की ताकत, हौसला और लगन सब अल्लाह की तरफ से आते हैं। सलमान भी बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। और सलमान भाई ने जिस तरह इससे पहले किरण बताया कि जो उन्होंने खाया पिया, यानी उन्होंने अदरक की बात की थी, तो अदरक की बात हम करेंगे आज डिटेल के साथ, लेकिन ब्रेक के बाद। हाजिर है ब्रेक के बाद। एक खबर आपको दे देते हैं, अदरक के बारे में बात कर लेते हैं। अब से पहले तक तो आपने हलीम, निहारी, इसकी गार्निशिंग में इसका मज़ा लिया होगा, ऐसे खाया होगा, लेकिन आपको इसके फ़वाइद पता नहीं है, और अगर पता है तो पूरी तरह पता नहीं है। भाई, अदरक खाने से सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपके पकवान का मज़ा दुबाला हो जाता है, इससे तो दिमाग भी तेज़ होता है। क्या बात है किरण, हम अदरक के कावे से मुतालिक तो बात करते आए,
जो खानों में इसका टेस्ट है उससे मुतालिक बात करते हैं, लेकिन आज हम ज़रा स्पेशली बात करेंगे कि किस तरह से ये मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है और मेमोरी लॉस होने से बचाता है। यानी हम देखते हैं ना अक्सर उम्र के साथ साथ आप चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं, तो उसको कैसे आप आप भूल जाते हैं बहुत सी बातें, बल्कि 1 मिनट पहले की बात ही भूल जाते हैं। तो हमने सोचा इसी पर बात करें कि कितना इसका यूजेज अहम है, और ये नहीं कि आपने फिर पूरे ना चक्कियाँ मार के अदरक खा जानी है, ज़ाहिर है उसका एक प्रॉपर निज़ाम होगा कितनी अदरक आपने खानी है और किस तरह से उसका इस्तेमाल करें। डॉक्टर बिल्किस ने मैं ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बिल्किस कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। इससे पहले कि मैं आपसे अदरक के बारे में बहुत सी बातें करूँ, मुझे आप ज़रा बताएं कि आप अदरक जो है वो कितना इस्तेमाल करती हैं, तो हमें कंफर्म हो जाएगा ना कि कितना अच्छा है ये। मैं तकरीबन थम जितना 5 ग्राम तक, इतना जैसे आपका थम है ना उतना आपने अदरक जो है ना डेली कंज्यूम करना है। लेकिन जब ऐसे मसाइल में हम कोविड के ज़माने में तो आप 5 से 10 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सालन वगैरह में तो हम करते हैं, अदरक का कहवा भी हम पीते, अदरक को चबा लेना भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, जिस तरह सालन में जब हमने सालन में जब इस्तेमाल करते हैं, अब भूनते हुए मसाला इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी अफादियत कम तो नहीं हो जाती जला के पका के? हाँ जी बिल्कुल, देखिए जला के कम हो जाती है और उस तरह उसकी इफादत वैसे नहीं रहती जैसे उसको कंज्यूम करना चाहिए। अदरक को कंज्यूम करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि उसको चॉप करके आप उसको खौलता गर्म पानी डाल दें और उसी में उसके जितने भी उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, सारी चीज़ें जो है ना वो पानी में आ जाती है। लेकिन अदरक को मतलब कि कुछ लोग क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं, अदरक को फेंक देते हैं। उसके जो है वो खाना भी उतना ही मुफीद है, उसको चबाना भी इतना ही मुफीद है, उसका कहवा बनाकर पीना भी इतना ही मुफीद है। ओके, और कौन कौन सी ऐसी पर्टिकुलरली अगर हम कहें कि भाई इन बीमारियों से दूर रहा जा सकता है अगर हम अदरक उतनी कंज्यूम करें जैसे कि आपने बताया? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, अदरक का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है, ठीक है, लेकिन अदरक की इफादियत पे ना जितने भी सेमिनार्स होते हैं और ना हमें एक ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। और हम नेचुरोपैथ हमेशा ये कहते हैं कि अपने पेट का निज़ाम सही रखें तो आपके तमाम निज़ाम जो है ना सही हो जाएंगे। अब अदरक के बारे में तहकीक ये कहती है कि भूलने की बीमारी, बच्चों में अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बच्चों की जो बीमारियाँ होती है जिसके लिए एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है, वक्ती तौर पर हैं लेकिन वैसे नहीं, ADHD की बात कर रही हूँ, जैसे मूड स्विंग्स होते, बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं, उनमें भूलने की बीमारी होती है, उनको याद नहीं रहता, जैसे कंसंट्रेशन उनका नहीं रहता, उन सब के लिए अदरक बेहतरीन, दिमागी जितने भी अमराज हैं उन सब के लिए बेहतरीन है, एंटी ऑक्सीडेंट है। और उसको इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल बहुत अच्छा है कि आप अदरक का जूस निकालें, गर्म पानी में डालें, थोड़ा सा शहद मिलाएं और इस्तेमाल कर लें। अच्छा, अदरक का इस्तेमाल सिर्फ दिमागी अमराज में ही अच्छा नहीं है, जो भूल जाते हैं उनके लिए ही अच्छा नहीं, बल्कि अदरक आपके जोड़ों के दर्द के लिए, अदरक करता क्या है, अदरक आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को, सोजिश को खत्म करता है। तो जितनी भी बीमारियां हैं जो ऑटो इम्यून डिजीज है, वो उसका बेस वन ऑफ द बेस जो है ना इन्फ्लेमेशन है। जैसे गाउट, गठिया के मर्ज में जोड़ों का दर्द, छोटे जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, हमारे जोड़ जो है इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जोड़ जो है टेढ़े होने लगते हैं। उसमें पूरी जिंदगी के लिए आप मेडिसिन पे चले जाते हो। अगर आपकी इम्यूनिटी सही हो जाती तो आप ऑटोमेटिकली सही भी हो जाती, मगर आप जो है मेडिसिन के मोहताज रहते। अब अदरक क्या करता है, आपके जोड़ों से इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने में मदद करता है। हमारी नेचुरोपैथी में अदरक, चाहे सौंठ, सूखा अदरक, चाहे पेट का अमराज हो, चाहे दिल के अमराज हो, कोई भी आप जैसे मैं सौंफ को कहती हूँ आधी टिप, मैं अदरक को कहती हूँ पूरी टिप। अरे वाह! कोई भी हमारी रेमेडी ऐसी नहीं होती जिसमें अदरक नहीं हो या सौंठ ना हो, चाहे दांतों का मसला हो, चाहे बालों का मसला हो, इवन दो कि अगर आपकी झाइयाँ किसी सूरत नहीं जा रही तो आप अदरक का जूस निकाल कर जहाँ झाइयाँ हैं वहाँ लगाएं, लेकिन हफ्ते में 2 बार। तो देखिए स्लो एंड ग्रेजुअली वहाँ ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाएगी तो आपकी झाइयाँ जो है उसको खत्म करने में भी आपकी मदद करेगी। और बालों के लिए प्लीज बालों के लिए जरूर बताइएगा।
जी जी बिल्कुल मैं बताऊंगी। थोड़ा सा फायदा उठा लेती हूँ। मेरी नेचुरलाइज जो कंपनी है, हमने हमेशा जो है ना अदरक पे बड़ा काम किया है, और फिर मैंने जिंजर ऑयल बनाया। जब लोग लहसुन का तेल बनाते थे तब भी मैंने जिंजर, मुझे लगता था कि जिंजर ज़्यादा अच्छा है। कोई मसला नहीं, हर कोई जिंजर नहीं वो कर सकता। आपको मैं घर का बता देती हूँ। आपने अदरक को चॉप करना है। चॉप करने के बाद आपने उसको, जो तेल आपको सूट करता हो, वैसे जो दो तेल हैं जो हर चीज़ की खुसूसियात अपने अंदर ले लेते हैं और अपनी खुसूसियात ख़त्म नहीं करते, वो सरसों और तिल का तेल। अगर ये दो तेल हैं तो बहुत अच्छा है। या 1 कप सरसों में आप तकरीबन 2 टेबल स्पून अदरक को काट के उसको इतना हल्के आंच पे गरम करें कि वो जो है ना जैसे हो जाए, जैसे हम प्याज हल्का सा लाल हो जाता है वैसे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना है। तो ये तेल आपके जोड़ों के दर्द के लिए, आपके सर से बालों को उगाने में, दोनों में आपकी के लिए बहुत बेहतरीन तेल बन जाएगा। रीग्रोथ, अगर जोड़ों में जी रीग्रो करने में आपकी मदद करेगा। और रीग्रोथ की जो मसाइल है, देखिए रीग्रोथ एक और है, रिसर्चेस में है कि अगर आपका जिगर सही नहीं है तो आपके बाल कभी भी सही नहीं होंगे, क्योंकि अगर जिगर सही नहीं है तो आपके बाल निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो अदरक आपके जिगर को बेहतर काम करने में आपकी मदद करता है, आपके एंजाइम्स को सही तरीके से, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन में, आपके निज़ाम हज़म को अच्छा करने में, आपके दिमाग में। देखिए अदरक की एक और चीज़ है, अदरक क्या करता है, ऑक्सीजन को रिटेन करता है आपकी बॉडी में। जितना ऑक्सीजन आपकी बॉडी में अच्छा होगा, इतना अच्छा आपका ब्लड सेल्स बनेंगे। जितने अच्छे ब्लड सेल्स बनेंगे, क्योंकि हमारे ब्लड सेल्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो अदरक का सबसे बेहतरीन काम आपकी बॉडी में वो क्या नाम है, ऑक्सीजन को रिटेन करना है। तो इतना बड़ा काम तो अदरक कर रहा है। तो उसकी वजह से जो है ना आपके तमाम मसाइल को हल करने में आपकी मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अदरक अब भी सस्ता है। और दूसरी बात है कि खुदारा अदरक को महंगा ना कर दीजिएगा, या सॉल्ट पाउडर महंगा ना कर दीजिएगा। ये आपने अच्छा कह दिया। पिछले दिनों कुछ चीज़ें बड़ी वायरल हुई, तो हमने सोचा कि उसके ऊपर थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं। सना मक्खी के ऊपर हम लोगों ने बात की थी आपके साथ में। लहसुन के बारे में हमने ये सुना कि जितनी आपकी बॉडी को नीड होती है आप उसको उतना कंज्यूम करते हैं, और फिर उसके बाद में आपका जी नहीं चाहता उसको खाने का। वो भले आप रोज़ाना की बुनियाद पे उसका एक पोर्शन, एक जवा खाएं। ये बताइए कि क्या अदरक में भी ऐसा ही है कि जितनी आपके जिस्म को ज़रूरत थी, जितनी उसको अफादियत दरकार थी, उतना हो गया और फिर उसके बाद में आपका जी ही ना चाहे उसको खाने के लिए? अब देखिए अदरक के साथ ये नहीं है। अदरक क्या करता है, डेली बेसिस पे आपके जिस्म पे काम करता है। जितना उसको आपकी बॉडी में रहना है उतना वो रहता है, उसके बाद वो आपकी बॉडी से निकल जाता है। लहसुन के बारे में आप सही कह रही हैं, जब लहसुन हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी, हमारे पसीने से लहसुन की बदबू आने लगती है। आपको तब तक लहसुन का इस्तेमाल करना है जब तक उसकी स्मेल आने लगे। और लहसुन को भी इस्तेमाल करने के लिए कि उसको चॉप करके आप पानी में डालें। जब पानी में 15 मिनट्स तक डाल के रखें, उसके बाद वो पानी कंज्यूम कर लें और लहसुन को चबा लें। और जब आपको महसूस हो कि आपकी बॉडी से लहसुन की स्मेल आने लगी है आपके पसीने से, तो इसका मतलब है फेयर इनफ, आप उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दें। ठीक। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, ये बताइएगा कि अक्सर ख़वातीन घर में ये करती हैं कि वो या तो पेस्ट बना के अदरक का फ्रिज में रख लेती हैं, या पेस्ट बना के उसको फ्रीज कर लेती हैं। अदरक का पेस्ट फिर अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स करके भी, ये तरीका दुरुस्त है स्टोरेज का? नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। तो बहुत मैं अपनी उसमें मेरी अम्मी को डिटेल से बता दें। मैं आपको बता दूं, जितनी भी ताजगी आप किसी चीज में रखेंगे उतनी ही उसकी हिफाजत होगी। जितना आप उसको बना के रखेंगे, कंडेमनेशन उसके चीजों को चेंज होता रहेगा। एक चीज वैसे ही दूसरे दिन आपको नहीं मिलेगी। हवा आती है, उसका प्रोसेसिंग में चला जाता है, तो ये ना करें तो बेहतर है। और इसमें भी अदरक ऐसी चीज है, मैं आपको बता दी, अदरक को सही रखने का अपने घर में छोटा सा आप मिट्टी का वो लेकर आ जाए, सूखी मिट्टी पॉट लेकर आ जाए, उसमें अदरक डाल दें। अदरक दबा के रख दें, और जब आपको चाहिए आप एक निकाल लें। ये उसको प्रिजर्व करने का सबसे बेहतरीन। जब पौधा निकल आया तो फिर पौधा निकला है, उससे अच्छी और क्या बात है। अदरक का पौधा निकला है, एक अदरक के उस एक बल्ब से
अदरक पे जब पौधे आ जाते हैं उसको लगाना भी बहुत आसान है, उसको आप क्रॉस में कटिंग करके लगा दें, आपके इतने सारे अदरक हो जाएंगे। ठीक है, आप क्या बात है, ये बता दें कोई ऐसा मामला है कि किसी को आप ये भी रिकमेंड करें कि आप उसने अदरक इस्तेमाल नहीं करनी, कोई ऐसी डिजीज, कोई ऐसी कंडीशन? अभी तक तो कोई ऐसी डिजीज और कोई ऐसी कंडीशन नहीं है तो जिसमें जिंजर इज फॉर ऑल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, जिंजर इज फॉर ऑल। हाई ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, शुगर को मेंटेन करने के लिए अच्छा है, किडनी पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, मगर अगर आप डायलिसिस पर हैं तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि आप इसका कितना कंज्यूम कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें भी अदरक की कोई मनादी है। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि आप अदरक को चबा नहीं सकते, लेकिन अदरक का कहवा आप पी सकते। ठीक है, नॉर्मली भी जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो यही कहा जाता है कि गोश्त ना खाएं या बीमारियों के हिसाब से, कभी ये नहीं कहा जाता अदरक ना खाएं। चलिए हम अदरक से मुताबिक तो बात करते हैं। जी जी जी, मेरा नहीं ख्याल कि किसी बीमारी आप अदरक का मना करें कि आप अदरक इसमें इस्तेमाल ना करें। ठीक है डॉक्टर बिल्किस, बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थी आप। अदरक की अफादियत से मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रही थी। बढ़ते हैं आगे, लाहौर आपको लेकर चलते हैं। एक ऐसी क्रिएटिव खातून से आपकी मुलाकात कराते हैं जिनके लिए साइकिल के रिम से खूबसूरत कुर्सी या फन पारा बनाना चुटकी बजाने के मुतरादिफ है। हमारे नुमाइंदा सिद्रा गयास इस वक्त उन्हीं के साथ मौजूद हैं। हिरा इनका नाम है, तो उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी सिद्रा। जी बिल्कुल, आज मैं आपको एक ऐसी खातून से मिलवाने के लिए जा रही हूँ जो कि हर फ़न मौला जिन्हें कहा जाए तो बेजानाओं का, हर काम में इतनी महारत रखती हैं कि हर देखने वाली आंख जो है वो शशदर रह जाए। पैदाइशी तौर पर वो एक सिंडेक्ट्री के मर्ज़ में मुब्तला थी जिसमें हाथ और पाँव की हड्डियाँ जुड़ी हुई होती हैं, जिसका उन्होंने 12 साल तक इलाज करवाया। 12 मुख्तलिफ ऑपरेट होते रहे और फिर जो है वो उंगलियों को सेपरेट किया गया। लेकिन अगर उनका आप काम देखें और उनकी महारत देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि एक नॉर्मल इंसान भी इतनी नफासत से वो काम ना कर पाए जो कि हिरा इतनी नफासत से कर पाती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हिरा, इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये सब काम कैसे सीखा और इस सफ़र तक उन्हें कितनी मुश्किलात पेश आई। जी हिरा। अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने बैचलर ऑनर्स किया हुआ है और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया से, और बचपन से मुझे शौक़ था तो मैंने यही सोचा था कि इसको आगे मैं अपनी बाकी ज़िंदगी में लेके चलूँगी। तो अब मैं डिफरेंट काम करती हूँ, जैसे राग बनाती हूँ, लैम्प्स बनाती हूँ, फैब्रिक कोलाज करती हूँ, एम्ब्रॉयडरी करती हूँ, और इसी को ही मैंने अब अपना प्लेटफॉर्म के ज़रिए काम कर रही हूँ और अपना एक फेसबुक पे पेज बनाया है प्रेशियस पर्ल्स के नाम से, उससे मैं ऑर्डर लेती हूँ। अच्छा हिरा, आप जो थीम्स बनाती हैं उनमें बेसिकली आपके थीम क्या होते हैं? किस कॉन्सेप्ट पे आप अपनी चीज़ों को बनाते हैं और लोग जो है वो किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? डिफरेंट थीम्स होती हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं मेरा फैब्रिक और मिक्स मीडिया कोलाज को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो उनके लिए एक नई चीज़ होती है। उसमें मैंने मिक्स मीडिया यूज़ किया होता है। आपने सुना कि हिरा जो है वो ना सिर्फ ये तमाम चीज़ें बना रही हैं, अलूयन पे बहुत ज़्यादा ये वर्क करती हैं, इसके अलावा और डिफरेंट पैटर्न्स हैं जिन पे ये बहुत ज़्यादा काम करती हैं और लोग जो हैं इनके काम को बहुत ज़्यादा सराहते भी हैं और उसकी डिमांड जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। हम ज़रा जल्दी से अपडेट दे दें, नया दिन के नाजरीन को बता दें कोरोना पेशेंट से मुताल्लिक़, पाकिस्तान भर में कोरोना पेशेंट से मुताल्लिक़ पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मज़ीद 91 अफराद की जानें गई हैं। ये हुआ है। मुल्क भर में अमवात की तादाद 4395 हो गई है। मजमूई तौर पर अब तक 2,13,470 अफराद कोरोना से मुतासर हुए हैं। 1,08,000 से भी ज़्यादा अफराद सेहत पा चुके। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 1,08,273 है। मैं दोहरा देती हूँ, वो हीरोज़, वो लोग जिन्होंने कोरोना को शिकस्त दी, पछाड़ के रख दिया। 1,68,000 से भी ज़्यादा अफराद ऐसे हैं कि जिन्होंने सेहत पाई है, कोरोना को मात दी। यानी जिन्होंने कोरोना को शिकस्त दी है वो, और जो एक्टिव केसेस हैं बराबर है फिगर। ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि फिगर बराबर हुई है। 1,07,000 जिन्होंने शिकस्त दी और 1,08,000 इससे इस वक्त मुतासर हैं। और ज़ाहिर हम कोरोना को मात दे रहे हैं। फैसलाबाद की खबर आपके सामने रखते हैं। फैसलाबाद के शहरी कोरोना को मात देने लगे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन के बाद कोरोना की शिद्दत में कमी आई है, यानी जो शरह थी उसमें कमी आई है। शाहीन शहजादी ने इस हवाले से रिपोर्ट तैयार की है कि स्मार्ट लॉकडाउन का इम्पैक्ट क्या है, आपके सामने रखते हैं। फैसलाबादियों को स्मार्ट लॉकडाउन के खुशाइंद नताइज मिलना शुरू।
जून के पहले 2 हफ्तों का स्मार्ट लॉकडाउन के हालिया 14 रोज से मवाजना करें तो कोरोना के मरीजों की तादाद 1830 से कम होकर 760 पे आ गई, यानी कोरोना के मरीजों में 58% वाज़ेह कमी। स्मार्ट लॉकडाउन की इम्प्लीमेंटेशन का जो है बड़ा एक इफेक्टिव रिजल्ट आया है। पहले जो हमारे पॉजिटिव कोविड केसेस थे वो ऑलमोस्ट 1800 प्लस थे, अब वो कम होके जो है वो 760 तक हो गए। बढ़ते केसेस के बायस शहर के 20 कमर्शियल और 3 रिहायशी इलाकों में लॉकडाउन का नफाज किया गया था। वबा के वार थमने पे शहरी भी खुश हैं। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब आवाम को चाहिए कि अगर गवर्नमेंट कारोबार खोले तो उसकी गवर्नमेंट के कहने पे अमल करना चाहिए कि कारोबार भी चलें और मरीज भी ना बढ़ें। मरीजों की कमी के बायस अलाइड अस्पताल में कोरोना के लिए मख्तस किए गए न्यूरोलॉजी और सर्जिकल वार्ड को भी बंद कर दिया गया है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के मरीजों में कमी इस बात का इशारा है कि एहतियात ही इस मर्ज का वाहिद इलाज है। अब फैसला आपको करना है, एहतियात या फिर अस्पताल। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। अच्छा जी, एक पहलू ये भी है कि लॉकडाउन ईज़ हुआ और फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने लग गई। फैसलाबाद में ज़िले इंतज़ामिया ने आलूदगी का बरवक्त पता लगाने के लिए शहर में जदीद आलात नस्ब करवाए हैं। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट इसी पर आपको दिखाते हैं। निखरा निखरा माहौल, फिर से जहरीला होने लगा। फैसलाबाद में लॉकडाउन खुलते ही फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से आलूदगी में मुसलसल इजाफा। एयर इंडेक्स 50 से बढ़कर 140 तक पहुंचते ही जिले इंतजामिया हरकत में आ गई और शहर में आलूदगी नापने वाले जदीद आलात नस्ब कर दिए, जो लम्हा ब लम्हा आलूदगी, दर्जा हरारत और हवा में धुएं के ज़रात का पता लगाएंगे। ये पहली डिवाइस है जो पूरे पाकिस्तान में यहाँ लग रही है और ये फैसलाबाद से शुरू हो रहा है इसका आगाज़। फैसलाबाद दुनिया का 3rd नंबर पे है आलूदगी के अतबार से। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इस सिटी को उतना साफ़ नहीं रख सके, लेकिन आने वाले दौर में इंशाअल्लाह ताला हमारी ये ख्वाहिश भी है और ये कोशिश भी है कि इस सिटी को आलूदगी से पाक किया जाए। पहली डिवाइस चनाब चौक में लगाई गई है, जबकि शहर के दीगर 15 मुकामात पर आलात नस्ब करने का अमल जारी है। फैसलाबाद तो एक बहुत ही आलूदा शहर है। यहाँ गर्मियों में शदीद गर्मी होती है और सर्दियों में इसके फोग बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत माहौलियाती आलूदगी बढ़ गई है। इसमें अगर डिवाइस लगी है फैसलाबाद में तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। ये डिवाइस सिर्फ फैसलाबाद में नहीं पूरे पाकिस्तान में लगनी चाहिए। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक आलूदगी में इजाफे वाले इलाकों में फौरी कार्रवाई करके न सिर्फ फैक्ट्रियाँ बंद करवाई जाएंगी बल्कि ट्रैफिक के बहाव को भी बेहतर बनाया जाएगा। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। और आखिर में आपको बताएं कि भारत पाकिस्तान में अमन तबाह करने की मज़मूम कोशिशें करता है, नाकाम होता है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमारा अंदाज़ मस्बत है, हम मस्बत पैगामात देते आए हैं। अगर हम करतारपुर राहदारी से मुताल्लिक गुफ्तगू करें तो 3.5 महीने बाद सिख यात्रियों के लिए एक बार फिर करतारपुर राहदारी को खोल दिया गया है। भारतीय बाशिंदे महाराजा रंजीत सिंह की बरसी में शिरकत कर सकेंगे अगर भारत ने इजाज़त दे दी तो। ये रिपोर्ट देखिए। सिख यात्रियों के लिए अच्छी खबर, महाराजा रंजीत सिंह की बरसी में शिरकत कर सकेंगे। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी को दोबारा से खोल दिया। सिख यात्रियों का पहला ग्रुप करतारपुर पहुंचने पर बहुत खुश है। जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता और इतवार भारतीय बाशिंदों के लिए मुख्तस किए गए हैं। कोरोना के बायस हर रोज ज्यादा से ज्यादा 200 यात्रियों को आने की इजाजत होगी। काशिफ जावेद, शकरगढ़, समा। नया दिन से इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, बाहर जाएं तो बहुत बहुत एहतियात करें, तो वापस आएँ तो फिर भी एहतियात करें, हाथ धोएं और उसके बाद अपनी फैमिली में आप घुले मिलें। आपसे करेंगे मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।